वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वह रीट एग्जाम 2024 को लेकर होने वाला है, जिसमें हम शिक्षण विधियों का सेशन अपना चल रहा है, जिसमें 3 यूनिट शिक्षण विधियों की अपनी यहाँ पर अपन को देखने को मिल रही है, जिसमें भाषाई कौशल का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक हो गया हमारा, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां हो गया, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र सतत उपचारात्मक शिक्षण, राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय, ये न्यू सिलेबस में इसमें ऐड किया था। अब तक अपन ने क्या यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया, उसको अपन एक बार देख लेते हैं। अपन ने भाषाई कौशल का विकास, जिसमें अपन ने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें अपन ने कर ली है। साथ में अपन ने भाषा की शिक्षण विधियां और भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास, इसमें अपन ने बात कर ली है। इसमें शिक्षण विधियों के अंतर्गत अपन ने पद्य की, गद्य की, व्याकरण की और रचना, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण विधियां थी, इनसे संबंधित जैसे व्याकरण में अपन ने आगमन निगमन हो गया, पद में बहुत सारी विधियां अपन ने पढ़ी है, गद्य में भी पढ़ी है, लेकिन इनके अलावा भी अपने पास ऐसी शिक्षण विधियां हैं जो नवीन यानी कि शिक्षण के उपागम के रूप में अपने सामने न्यू आ रही है, जैसे कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि हो गई। बहुत सारी ऐसी विधि है जो भाषा के विकास के साथ साथ इनमें भी विकास हुआ है विधियों में। तो लगभग अपन आज के सेशन में टोटल 14 ऐसी नई शिक्षण विधियां पढ़ेंगे जहां से भी प्रश्न आने की संभावना होती है, और यहाँ से अपनी टोटल जो विधि है वो सारा सेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन इस विधि का पूरा एक मैराथन के रूप में अपन इसको ऐड करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसे आप पूरा देख लेंगे, जिससे आपको नो डाउट कोई भी चीज समझ में आ रही हो नहीं आ रही वो सारी चीज आएगी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वह शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित और पाठ्य पुस्तक, ये वाला सेशन अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन आज के सेशन की। बिना किसी देरी के साथ हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा में नवीन शिक्षण विधियों के बारे में। इससे पहले अपन ने पद्य, गद्य, व्याकरण, शिक्षण, रचना की बहुत सारी विधियों का अपन चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं नवीन शिक्षण विधियां, भाषा में जैसे जैसे बदलाव होता है, विकास होता है, साथ साथ शिक्षण विधियों में भी क्या होता है, बदलाव होते रहते हैं, और इनसे निश्चित तौर पर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि की बात कर रहे हैं, साथ ही 14 ऐसी नवीन शिक्षण विधियां जहां से अपने एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो बात करते हैं अपन अभिक्रमित अनुदेशन विधि। सबसे पहले इस विधि के जो अर्थ को अपन समझने का प्रयास करते हैं। अभिक्रमित का जो आशय है वह क्या है, क्रम। और किसका क्रम? जब कोई बालक है, वो बालक किसी चीज को सीखता है तो उसको जो सीखने का उसका क्रम है, सीखने का क्रम को ही क्या कहा जाता है, अभिक्रमित। यानी अपने क्रम के अनुसार किसी चीज को सीखने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है, अभिक्रम कहलाती है। यही विधि अपनी क्या कहलाती है, अभिक्रम अनुदेशन विधि। तो इसके बारे में अपन देखते हैं आखिर अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया, क्या दिया, नाम कहाँ से आया, पूरी चर्चा अपन विस्तृत करते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ होता है कि क्रम के अनुसार आगे बढ़ना। यानी मैंने जो बात बताया था, क्रम के अनुसार क्या करनी, अपन को आगे बढ़ना है। इस अनुदेशन विधि में छात्र किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर स्वगति से आगे बढ़ता है। एग्जामिनर दे देगा क्रम के अनुसार आगे बढ़ना, छोटे छोटे खंडों में बांटकर स्वगति से आगे बढ़ना किस विधि से संबंधित है, तो आपको वहां पर क्या करना है, अभिक्रमित अनुदेशन करना है। प्रत्येक शिक्षण विधि में आखिर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके जनक क्या है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन इस बार देखने को ज्यादा मिलेंगे। तो अपन को उस विधि के बारे में पूरी डिटेल से समझना है कि इस विधि में कितने चरण होते हैं, किस सिद्धांत पर यह कार्य करती है, इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, वो पूरी अपन को देखना है। बाद में अपन वैसे भी PYQ लगाएंगे, उसमें अपन को आइडिया लग जाएगा आपको भी। तथा शिक्षण प्रक्रिया को साकार रूप प्रदान करना है जो छात्र के लिए पूर्ण बलन का कार्य करता है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ पर बच्चों को क्या मिल रहा है, एक तो क्या मिल रहा है, एक तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने क्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है, साथ ही उसको क्या मिल रहा है, उसको अपने जो सीखा है उस प्रक्रिया में वह क्या कर रहा है, उसको पुनः बलन का कार्य भी कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, ये प्रक्रिया क्या है, शिक्षण प्रक्रिया का साकार रूप प्रदान करते हुए बच्चे को पुनः बलन, यानी बच्चा अगर सही कर रहा है तो उसको आगे की प्रोसेस में आगे बढ़ा रहा है, और गलत कर रहा है तो उसे पुनः वह क्रिया करने के लिए क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि यही है। जैसे आपने कोई पहले गेम खेलते थे अपन, या फिर वर्तमान में भी अपन कोई गेम खेलते हैं तो उसमें एक लेवल होती है, फिर धीरे धीरे अपन अलग अलग आगे वाली लेवल पर शिफ्ट होते हैं। यानी ये जो क्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है, अभिक्रमित कहलाती है।
जैसे कि किसी बच्चे अभी शुरुआत में आया था कैंडी क्रश वाला गेम, जिसमें लेवल देखी जाती थी, तू कौन से लेवल पे पहुंच गया, तू कौन से लेवल पे पहुंच गया, इस प्रकार अपन आगे से आगे बढ़ते थे। यानी बच्चा जो सीख रहा था कैंडी क्रश में क्या कर रहा था कि कौन से लेवल उसे पार करने में कितना समय लग रहा है, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं थी, अपने अपने अभिक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे थे। यही है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। और अभिक्रमित अनुदेशन विधि से कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा, उसमें आप देखिए अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो श्रेय है वह किसको जाएगा, सिडनी एवं प्रेसे को। डायरेक्टली प्रश्न अगर पूछता है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो श्रेय किसे जाता है तो प्रेसे यानी सिडनी एल प्रेसे को जाता है। आपको अपने नोट्स में इसे शामिल कर लीजिए। अगर पूछा जाए शिक्षा में सबसे पहले जो बात की जा रही है अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो श्रेय का दिया जाएगा वो प्रेसे को दिया जाएगा, लेकिन हम बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि की शिक्षा में, और शिक्षा में जो श्रेय जाता है वो जाता है बीएफ स्किनर। यदि आपने मनोविज्ञान या बाल विकास पढ़ा हो, उसमें अपन ने बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। यानी पुनः बलन का जो सिद्धांत दिया था, यानी कि उन्होंने एक प्रयोग किया था पुनः बलन का सिद्धांत पर, जिसमें कबूतर को क्या मिल रहा था, सही अनुक्रिया पर क्या मिल रहा था, एक दाना गिर रहा था और वह खा रहा था। अगर वह सही अनुक्रिया करता है तो उसे क्या प्राप्त हो रहा था, पुनः बलन के रूप में दाने के रूप में क्या प्राप्त हो रहा था, भोजन प्राप्त हो रहा था। तो शिक्षा में जो अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत होती है वो कौन करता है, बीएफ स्किनर करता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है शिक्षा में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत किसने की, तो बीएफ स्किनर ने की थी। अगर अपन आगे बात करें अभिक्रमित अनुदेशन में 5 सिद्धांत पर आधारित है। आपको ध्यान में रखना 5 सिद्धांत है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा उस विधि से संबंधित। तो सबसे पहले छोटे छोटे पदों में का सिद्धांत है। डायरेक्टली प्रश्न ये ऐसे दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा ए बी सही है, डी सही है, इसमें से कोई भी एक चीज इसमें दूसरी डाल दी जाएगी और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनने की संभावना अभिक्रमित अनुदेशन विधि से है। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यदि बच्चा यहाँ पर क्या हो रहा है, सक्रिय अपने आप से वो लेवल पार कर रहा है तो क्या वो बच्चा सक्रिय, बिल्कुल सही बात है। सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत भी यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। पुनः बलन आप जान ही रहे हो, यदि बच्चा सही क्रिया कर रहा है तो उसे क्या मिल रहा है, पुनः बलन के रूप में कार्य कर रहा है। चौथा है स्वगति का सिद्धांत, अपनी अपनी गति के अनुसार बालक आगे बढ़ते हुआ कोई चीज सीख रहा है। तार्किक क्रम का सिद्धांत, यानी कोई लेवल है, पहले इजी है फिर बाद में है, इस प्रकार वो आगे बढ़ रहा है। अब बात करें भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत कब हुई है, तो 1963 में इलाहाबाद में इसकी शुरुआत की जाती है। अब बात करें अपन अभिक्रमित अनुदेशन विधि द्वारा 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रीड करता है, फिर राइट करता है, फिर चेक करता है, फिर एडवांस, फिर टेस्ट। यानी आपको इसको याद रख लीजिए, इसे RWCAT। रीड मतलब सबसे पहले विद्यार्थी फ्रेम में लिखे प्रश्नों को क्या करेगा, आपके सामने एक फ्रेम प्रस्तुत कर दी जाएगी और इस फ्रेम में जो प्रश्न लिखे होंगे वो क्या करोगे, आप रीड करोगे। फिर उसके बाद राइट, फिर विद्यार्थियों को प्रश्न उत्तर को लिखता है। प्रश्न के ऑप्शन यानी A B C D, इनमें से कोई भी ऑप्शन है वो क्या करेगा, उसमें क्लिक करेगा। यानी सबसे पहले तो उसने क्या कर लिया, यहाँ पर रीड कर लिया, फिर उसने क्या कर लिया, राइट कर लिया। फिर बात आती है चेक, यानी चेक तीसरा जो पॉइंट होता है अनुदेशन का वो होता है चेक, यानी उत्तरों को चेक करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, यदि आपने क्या होगा, चेक करेगा। यानी कि अगर आपने कोई प्रश्न पूछा है, जैसे वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो 4 ऑप्शन हो गए उसमें, जैसे द्रौपदी मुर्मू बी पर है और आपने कर दिया है यहाँ पर ए ऑप्शन कर दिया, तो वह क्या करेगा, चेक करेगा। यदि गलत है तो आपको पुनः इसी फ्रेम पर भेज देगा, लेकिन अगर सही कर दिया आपने तो वह क्या करेगा, एडवांस यानी नेक्स्ट लेवल आप पार कर जाओगे, यानी नेक्स्ट फ्रॉम एडवांस में आ जाओगे और आगे बढ़ता है। पूरे उत्तरों की जांच करता है। लास्ट में जो होता है टेस्ट, यानी कि जो लास्ट में टेस्ट होता है उसमें पूरे उत्तर की आप जांच एक साथ की जाती है, यानी आपका कितना स्कोर हो रहा है, यह कहलाती है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, सक्रिय साखीय के कौन जाने जाते हैं, ये सारी चीजें जानी जाती है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसके जो प्रवर्तक आपको ध्यान में रखना है, रेखीय बीएफ स्किनर, यहाँ से आप र से याद रखिए, स्किनर प्रवर्तक कौन है, स्किनर है। और इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है, छोटी कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी। इस बाह्य अभिक्रमित भी कहते हैं, ये रेखीय का ऑप्शन। दूसरा अपना आता है साखी अभिक्रमित अनुदेशन। इनके प्रवर्तन कौन है, शाखा पे कौन बैठता है, कौआ बैठता है। कौन बैठता है, कौआ, याद रखने का ट्रिक। जैसे तो इसका कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर,
तो साक्य अभिक्रमित के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन ए क्राउडर। ये शॉर्ट के लिए आपको बता दिया मैंने कौवा, तो यहाँ से आपको याद रहने में इजी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, क्रमबद्धता अध्ययन का क्या होता है, अभाव होता है और बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जा सकता है, उसे आंतरिक अभिक्रमित भी कहते हैं। अब यहाँ पे अपन समझते हैं थोड़ा सा रेखीय क्या है। इसमें विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिखता है, यह विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। इसमें विकल्प का चयन होता है, यह विधि कुशाग्र बुद्धि वालों के लिए है। रेखीय में क्या होता है, जैसे एक फ्रेम हो गया, उससे आगे से आगे इस तरह क्या होती है, आप आगे बढ़ते रहते हैं। जबकि शाखीय में क्या हो जाएगा, एक हुआ, इससे अंतर्गत अंतर्गत इस तरह अपन पूरी शाखा की तरह जैसे होता है, उसमें अपन सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आंतरिक कहलाता है, यानी अंदर से अंदर जा रहा है। जबकि ये क्या है, बाहरी तत्व को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब अपन देखते हैं तीसरा क्या है, एक स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन। इनके प्रतिपादक आपको ध्यान में है, मैकग्रेगर है। और ये प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम में आया था। कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित के प्रतिपादक कौन है, लॉरेंस स्टूलोरो। कौन है, लॉरेंस स्टूलोरो। आप ध्यान में रखो, कंप्यूटर को आपने लाकर कहाँ पे रख दिया, स्टूल पे रख दिया। किस पे रख दिया, स्टूल पे रख दिया। तो आपको ध्यान में रह जाएगा, याद में। कंप्यूटर जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, लॉरेंस स्टूलोरो। और कहीं कहीं सिडनी एल प्रेसो भी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये आपको मेन नाम तो ये याद रखना है, स्टूलोरो। उसके बाद अपन देखते हैं एक मैट्रिक्स अभिक्रमित अवरोह। इसमें क्या है, इनके प्रतिपादक कौन है, गिलबर्ट। कौन है, थॉमस एफ गिलबर्ट। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, एक नंबर के प्रश्न में पूछना है, इसमें इजी हो जाता है। अब जो दूसरी विधि है हमारी नवीन शिक्षण विधियों में, वो आती है व्याकरण अनुवाद विधि। ये आपके संस्कृत में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संस्कृत में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, पहले अपन ने व्याकरण की जो शिक्षण विधियां पढ़ी थी, आगमन, निगमन, और आगमन में अपन ने वापस पाठ्य पुस्तक हो गया, समवाय विधि हो गई, सूत्र विधि, ये सारी डिटेल से पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि है। तो व्याकरण अनुवाद विधि का एक और नाम क्या है, आपको ध्यान में रखना है, भंडारकर विधि। भंडारकर विधि। और इसके प्रवर्तक का अगर फुल फॉर्म यानी फुल नाम है, आपको ध्यान में रखना है, श्री कृष्ण गोपाल भंडारकर ने दी थी। इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, भंडारकर विधि। तो श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा दिए जाने के कारण इससे क्या कहा जाता है, भंडारकर विधि कहा जाता है। इस विधि में क्या होता है, अपन को डिटेल से देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत द्वितीय भाषा के व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए, निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। डायरेक्टली ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था लैंग्वेज के रूप में। इस विधि के अंतर्गत द्वितीय भाषा के व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, फिर मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। पहले तो क्या दिया जाएगा बच्चों को, व्याकरण का, उसके सिद्धांतों को समझाया जाएगा, फिर मातृभाषा में अनुवाद किया जाएगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अनुवाद विधि। यानी व्याकरण अनुवाद विधि का कहने का रीजन क्या है, क्योंकि पहले उनको क्या दिया गया, व्याकरण में सैद्धांतिक ज्ञान दिया गया, उसके बाद उनको मातृभाषा में क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। बात करें इस विधि में पढ़ने व लिखने पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। इस विधि में व्यावहारिक पक्ष उपेक्षित होता है, यानी सुनना और बोलने पर बिल्कुल कम कार्य किया जाता है, जबकि इस पर केवल सिद्धांत पर कार्य किया जा रहा है। यह विधि माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था पूछ ले तो जॉन बेस्लो द्वारा इस विधि का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। यह विधि संस्कृत भाषा से है। मैंने कहा था ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संस्कृत यदि आप लैंग्वेज लेते हो तो उसमें भी आपको ये विधि पढ़नी है। यह क्या है, एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो अपन ने अभी तक दो विधियां देखी है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, दूसरी अपन ने देखी है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। अब अपन बात करें तीसरी विधि। यह विधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाएगी, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। प्रत्यक्ष विधि, इसके लिए क्या कहा जाता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी क्या है, इस विधि को और किस नाम से जाना जाता है, निर्बाध सुगम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, निर्बाध सुगम यानी डायरेक्ट मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है, गुइन महोदय। कौन है, गुइन महोदय। कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे, 1901 ईस्वी में दिए। तो इस विधि का सर्वप्रथम कहाँ उपयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि का आपको ध्यान में रखना है, लैंग्वेज इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए इसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। इस विधि को मानने वालों का मत है, जिस प्रकार बालक मातृभाषा सीखता है उसी प्रकार प्रत्यक्षीकरण द्वारा द्वितीय भाषा भी सिखाई जा सकती है। इस विधि में अनुवाद निषेध, यानी आपको कोई इंग्लिश पढ़ा रहे, डायरेक्ट आपको वो इंग्लिश पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता है। उसमें आपको न तो उसमें डायरेक्टली अर्थ बताएगा जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे, लेकिन अगर समझाना भी है तो भी आपको उस इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिखाएगा।
तो क्या होगा इसमें बच्चा, अनुवाद निषेध होता है। तो प्रश्न डायरेक्टली पूछ ले किस भाषा में सिखाते वक्त अनुवाद निषेध होता है, या फिर अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए सबसे पहले किस विधि का उपयोग किया गया, या फिर पूछ लिया जाए प्रत्यक्षीकरण द्वारा द्वितीय भाषा सिखाई जाती है जिसमें बालक को मातृभाषा सिखाता है तो किसमें मानी जाती है, तो वह प्रत्यक्ष विधि द्वारा। इस विधि का मत है जिस प्रकार बालक अपनी मातृभाषा सीखेगा वैसे का वैसा क्या करेगा, सेकंड लैंग्वेज भी अपने आप सीख जाएगा। तो इसमें क्या, किस पर जोर दिया जा रहा है, पढ़ने लिखने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें क्या, किस पे जोर दिया रहा था, सुनने और पढ़ने पर क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। इस विधि को सुगम विधि भी कहते हैं, जैसे कई कई ये शब्द देखा जाता है साम्रत्र विधि। इस विधि प्राकृतिक विधि या निर्बाध विधि के भी नाम से भी जानी जाती है। ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस विधि का मूल इकाई डायरेक्टली पूछ ले, प्रत्यक्ष विधि की मूल इकाई कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखनी है वाक्य क्या है, इसकी मूल्य विधि है। अब बात करें, इस विधि में भावात्मक संज्ञाओं का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। डायरेक्टली पूछ लिया जाए किस विधि में भावात्मक संज्ञाओं का ज्ञान नहीं दिया जाता है, तो आपको डाउन बिल्कुल आंख बंद करके क्या लगाना है, प्रत्यक्ष विधि में नहीं किया जा सकता। बंगाल में इस विधि की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, किसने की थी, टिपिंग ने की थी। और बंबई में फ्रेजर द्वारा, मद्रास में येट्स द्वारा। ये शायद आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथी जो अपनी भाषा आती है, यानी भाषा में चौथा जो अपनी नवीन शिक्षण विधियों में आता है, द्विभाषी विधि। और इसके जो प्रवर्तक माने गए हैं वो माने गए डॉडसन। कौन माने गए हैं, डॉडसन। इस विधि में क्या होता है, द्वितीय भाषा का जो ज्ञान देते समय कहीं कहीं अनुवाद और कहीं कहीं प्रत्यक्षीकरण का सहारा भी क्या लिया जाता है। तो इस गुणों को ध्यान में रखते हुए एच.एन. शास्त्री ने इसे व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि का मध्य सेतु कहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है कि व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि का मध्य का सेतु किस विधि को नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि एक व्याकरण अनुवाद विधि भी इंक्लूड हो गया, प्रत्यक्ष विधि भी हो गया, और ये किसका मिश्रण में कहाँ पर अपन को दिखने को मिल रहा है, द्विभाषी विधि में यह देखने को मिलेगा। बात करें द्विभाषा विधि, भारतीय परिवेश में अपने लिए क्या है, ये सर्वोत्तम है विधि, द्विभाषी विधि। तो यहाँ पर अपन ने द्विभाषी विधि देख ली है। नेक्स्ट अपन जो देख रहे हैं वह देख रहे हैं वाचन विधि। और वाचन विधि में क्या होता है, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ाया लिखाया जाता है। ये अपन जो प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं नीट, वहां पर क्या है, वाचन विधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर वाचन के द्वारा ही हमने पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान को परिचय किया था। और वाचन किस प्रकार होता है, 2 प्रकार से। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया था वाचन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है वाचन 2 प्रकार का होता है, एक स्वस्वर वाचन, एक मौन वाचन। और स्वस्वर वाचन क्या होता है, उच्च स्वर में उचित आरोह अवरोह लय ताल बालाघात और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए क्या कहते हैं, पढ़ना। और स्वस्वर वाचन व्यक्तिगत यानी एक अकेला बंदा भी वाचन कर सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। और सामूहिक का एक वर्ड होता है समवेत वाचन। और बात करें व्यक्तिगत वाचन, ये क्या होता है, आदर्श वाचन भी हो सकता है और अनुकरण वाचन भी हो सकता है। अब बात करें मौन वाचन की, मौन वाचन पूछा था, मौन वाचन इनको इतना लाइटली नहीं लेना है, प्रश्न पूछ लेते हैं। मौन वाचन कितने प्रकार का होता है, मौन वाचन क्या होता है, बिना होठ हिलाए मन ही मन में उचित आरोह अवरोह, यानी मन में भी अगर अपन पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या पढ़ रहे हैं, भाषा को आरोह अवरोह के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं मन में केवल देख लिया अपन ने, लेकिन वो क्या अपने रूटीन में आ जाता है, तो अपन मन में भी क्या पढ़ते हैं, आरोह अवरोह लय ताल आदि का प्रयोग करते हुए अपन पढ़ते हैं। और मौन वाचन कितने प्रकार का होता है, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर वाचन में क्या होता है, विषय वस्तु क्या होती है, कठिन होती है, उसको समझने के लिए धीरे धीरे अपन उसको कंप्लीट करते हैं। अपन ने पहले इनके वाचन में देख लिया था, अपन ने द्रुत वाचन क्या है, विषय वस्तु सरल होती है, एग्जाम से पहले अपन पूरी बुक 1 घंटे में अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं एग्जाम से पहले, वह क्या है, द्रुत वाचन। और अभी वर्तमान में अपन क्या कर रहे हैं, गंभीरता से एक एक नोट्स एक एक विधि को अपन समझ रहे हैं। ये हो गया अपना गंभीर वाचन। अब वाचन विधि में भेद, यहाँ पर अपन देखें संश्लेषण विधि 2 प्रकार की होती है, अक्षर बोध विधि। इसमें अपन देखते हैं अक्षर बोध में क्या होगा, इस विधि के अंतर्गत अध्यापक सबसे पहले वर्णों का ज्ञान कराता है, विद्यार्थी अक्षरों का बोध हो जाता है, तो उसके पश्चात अक्षरों को जोड़कर पढ़ाना सिखाता है। जैसे पहले सबसे अक्षर बोध विधि में क्या होगा, ये आपके प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी वर्णों का ज्ञान करवा दिया, फिर इनको जोड़कर एक शब्द बनाना सिखा दिया। तो ये एक विधि निरस मानी जाती है। इसमें क्या वर्णों का बोध कराकर अक्षर बोध करा दिया, उसके बाद अपन उसको पढ़ने पर दे रहे हैं जोर। अब बात आती है ध्वनि साम्य विधि, आती है कौन सी, ध्वनि साम्य विधि। और ध्वनि साम्य में क्या होता है, ये किसने दिए, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है माइकल सेमर।
इसमें क्या करते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों के सामने ऐसे वर्णों को रखता है जिनके उच्चारण में समानता है, जैसे कल, चल, बल, फल, समान उच्चारण यानी उसको कैसे पढ़ना है वो सिखाया जाता है ध्वनि साम विधि में। बात करें नेक्स्ट विश्लेषण। अब बात करें विश्लेषण विधि। विश्लेषण में सबसे पहले आती है कहानी विधि। इसके अंतर्गत छात्र कहानी को विश्लेषित करते हुए वाचन करता है। अब बात करें नेक्स्ट विश्लेषण में क्या आएगा, वाक्य विधि। वाक्य विधि या फिर वाक्य विश्लेषण विधि, इसमें वाक्य क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। और कविता विश्लेषण विधि कविता का विश्लेषण करते हुए पढ़ेगा। ये प्रश्न आई थी, डायरेक्टली पूछा था, एक महत्वपूर्ण करके लिखिए अपने प्राथमिक स्तर के लिए। यह विधि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए इसको। देखो और कहो विधि, इसी को कहा जाता है साहचर्य विधि। और साहचर्य विधि का डायरेक्टली पूछ लिया था, साहचर्य विधि का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान में रखना है इनके प्रवर्तक कौन है, मारिया मोंटेसरी। और ये कहाँ की है, इटली। और इसमें क्या है, इस विधि के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों के सामने चित्र, वस्तुएं, खिलौने, ये चीजें रखता है जो बालक ज्ञान परिधि के भीतर होता है। यानी कि बच्चा है उसके सामने कोई भी चित्र रख दिया, कोई भी वस्तुएं रख दी, वस्तुएं रखने के बाद कोई खिलौना रख दिया, ये चीजें रखने के बाद बच्चों को शब्द का क्या करवाया जाता है, ज्ञान करवाया जाता है। फिर छात्रों को कहा जाता है वस्तु और चित्रों को देखो और कहो, संबंधित कार्ड मिलान यानी कार्ड बना दिया जाता है। इस पर कमल लिख दिया और यहाँ पर अपन ने कमल रख दिया, तो बच्चा उस कार्ड को मैच करते हुए या फिर इसके पीछे ही अपन कार्ड बना देते हैं और इसे बोलते हैं देखो और कहो विधि। क्या बोलते हैं, देखो और कहो विधि। यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए। एक आती है अपनी अनुकरण विधि। कौन सी विधि, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में आदर्श का अनुकरण किया जाता है। अनुकरण 3 प्रकार से होता है, उच्चारण अनुकरण, लेखन अनुकरण और रचना अनुकरण। बात करें एक एक चीजों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण अनुकरण। और उच्चारण अनुकरण क्या होगा, उच्चारण अनुकरण के अंतर्गत अध्यापक छात्रों के सामने आदर्श वाचन करता है, छात्र अध्यापक के वाचन के अनुकरण करता है। उच्चारण अनुकरण प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है विधि। अब बात करें लेखन अनुकरण की। लेखन अनुकरण से डायरेक्टली प्रश्न बने थे, एक एक चीज अपन समझते हैं। लेखन अनुकरण 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है स्वतंत्र अनुकरण और एक होता है रूपरेखा अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण में क्या हो जाएगा, इस अनुकरण के अंतर्गत अध्यापक शाम पट पर या स्लेट पर, कॉपी में कहीं पर भी वर्ण या शब्द लिख दिया जाता है, छात्र उस वर्ण को, शब्द को वैसा का वैसा लिखने के लिए कहता है स्वतंत्र। यदि आपके पास में एक कॉपी या फिर चार्ट है, आपने क ख ग ऐसा लिख दिया, बच्चा क्या करेगा, इसका अनुकरण करते हुए सीखेगा, ये कहलाता है स्वतंत्र अनुकरण। अब बात करें रूपरेखा अनुकरण। कौन सा, रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण में क्या होगा, इस अनुकरण के अंतर्गत अध्यापक वर्ण शब्द की रूपरेखा बनाकर देता है, छात्र उसके ऊपर घोटता है। यानी बच्चे के सामने ऐसे डॉट डॉट आपने किया हो, ऐसे उसको अगर अ सिखाना है तो ये क्या हो जाएगा, रूपरेखा। बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर, रूप के ऊपर क्या करेगा, एज इट इज घोटेगा और सीख जाएगा, तो ये कहलाता है रूपरेखा अनुकरण। लेखन अनुकरण में प्राथमिक स्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करें रचना अनुकरण। रचना अनुकरण क्या होता है, इसके अंतर्गत अध्यापक छात्रों के सामने आदर्श रचना को प्रस्तुत करता है, छात्र शैली का अनुकरण करते हुए रचना करता है। यह किसके लिए, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए उपयोगी है। बात करें नेक्स्ट विधि अपनी कौन सी है, एक भी विधि आपके नहीं रहेगी क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट अपन हैंड रिटन से चल रहे हैं, एक एक विधि को डिटेल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी बच जाएगा PYQ में अपन उसे कंप्लीट कर लेंगे। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। बात करें मोरियल ने अपने अध्ययन में पाया कि विद्यार्थियों को विद्यालय में 3 कौशलों को विकास तो अच्छी तरह से हो जाता, लेकिन वाचन कौशल का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। वाचन कौशल का विकास करने के लिए मोरवेल ने जिस विधि का प्रतिपादन किया वह कहलाता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो जो बच्चा है वो विद्यालय में 3 कौशल का विकास हो रहा है, लेकिन वाचन कौशल में बच्चा क्या हो रहा था, पिछड़ रहा था। तो इस विधि को के द्वारा इस कौशल की पूर्ति के लिए बनाया गया। तो पर्यवेक्षित विधि का जो मेन मोटिव है वाचन कौशल पर कार्य करना है। तो अपन बात करें इसकी आगे, अपन इस विधि में अध्यापक पर्यवेक्षित की भूमिका में रहता है, छात्र मौन रहकर विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। इस विधि में शिक्षक बालक को सभी प्रकार से संतुष्ट करता है। अब इसमें जो परिभाषा है वो महत्वपूर्ण आई हुई है, वो भी अपन यहाँ पर
देख लेते हैं। बाइंडिंग एवं बाइंडिंग। मेज या दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही क्या कहलाता है? पर्यवेक्षित कहलाता है। इसके गुण अपन देखते हैं। इसमें क्या होगा? स्व अध्याय की विधि है, गद्य शिक्षण की विधि है, ये तीव्र गति से चलने वाली विधि है, शब्दकोश मानचित्र देखने की कुशलता का विकास होता है इसमें। और इसके दोष अगर अपन देखते हैं तो कौन कौन से? पद्य व व्याकरण के लिए क्या है? ये अनुपयोगी है, समय अधिक लगता है, लेखन कौशल का इसमें क्या है? अभाव है, क्योंकि ये किस पर कार्य कर रही है? वाचन पर कार्य कर रही है। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी। तो अपन ने पर्यवेक्षित विधि भी देख ली है। अब बात करें अपन मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि अपन ने पूर्व में देखी थी साहचर्य विधि। इसको अपन डिटेल से यहाँ पे वापस देख लेते हैं। मौर्य मॉन्टेसरी कहाँ की? अपनी इटली की। यह लेखन कौशल विकास के लिए विधि है। तो सबसे पहले साहचर्य विधि में जो मेन मोटिव है वो किसके लिए? लेखन कौशल के लिए। विद्यार्थियों को कलम पकड़ने का अभ्यास करवाया जाता है, रेखाएं खींचना सिखाया जाता है, तिरछी सीधी गोल, यानी बच्चों को ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, ये 4 चीजें अपन ने सिखा दी तो बच्चा कोई भी वर्ण अपने आप सीख जाएगा। विद्यार्थियों को आनंद अनुभूति होती है। इस विधि में रेजमाल के गत्ते को इस प्रकार काटा जाता है, वर्णों की आकृतियां उभरी, फिर विद्यार्थी उभरे हुए भाग को अंगुलियों को घुमाता हुआ सीखता है। वर्णों की आकृति वाला उपकरण होता है। इस विधि में अध्यापक छात्रों को वर्णों की आकृति वाला उपकरण देता है। ये सारी पूरी डिटेल है। विद्यार्थी चौक को गिलाकर वर्णों की आकृति भरता है, फिर सूखने पर उस उपकरण से वर्णों के बाहर निकलता है। ये सारी पूरी प्रक्रिया है। इससे संबंधित मौर्य मॉन्टेसरी से संबंधित पूरा डिटेल से मैंने एक वीडियो भी उपलब्ध करवाया हुआ, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो भी अपन देख लेंगे बाद में। बात करें यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, खर्चीली है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लग रही है और इसमें समय निश्चित तौर पर अधिक लग रहा है। मौर्य मॉन्टेसरी की मान्यता है कि इस विधि द्वारा 45 दिन में मौर्य मॉन्टेसरी की मान्यता है कि इस विधि द्वारा 4 से 5 दिन में लिखना और 1 से 5 दिन में पढ़ना सिखाया जा सकता है। अब बात करें अपन किंडरगार्टन विधि की। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो न्यू विधियां हैं इनसे निश्चित तौर पर प्रश्न आने की संभावना रहती है। किंडरगार्टन विधि, इसमें क्या है? इसका एक और नाम क्या है? बालोद्यान विधि। अब इनके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? फ्रोबेल, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के। इसमें किंडर का अर्थ क्या हो जाएगा? किंडर क्या हो गया? पौधे, और गार्टन मतलब बगीचा। क्या हो गया? बगीचा। तो इससे पौधों का बगीचा, तो इससे संबंधित ये पूरी विधि है। जिस प्रकार माली बगीचों को उचित देखभाल करता है जिससे पौधे का क्या होता है? विकास, उसी प्रकार एक अध्यापक द्वारा छात्रों को उचित वातावरण देने के लिए छात्रों का स्वतः ही विकास हो जाता है। जिस प्रकार एक माली होता है वो पौधे को उस बगीचे में डेवलप करने के लिए क्या करता है? कार्य करता है। उसी प्रकार विद्यालय क्या है? हमारे अध्यापकों का एक बगीचा जिसमें बच्चे क्या है? यहाँ पर किंडर, वो हमारे लिए क्या है? पौधे। इसके लिए अपन को कार्य करना है। इस विधि में बालकों को छोटे छोटे बाल गीतों, खेल खेल के माध्यम से क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें मैंने पहले बता दिया आपको। किंडर कौन है? पौधे, जो कि अपने क्या है? बालक। और गार्टन हमारा क्या है? विद्यालय, गार्डन। और माली कौन है यहाँ पर? अपन, यानी कि शिक्षक। अब एक आती है ड्रेकाली प्रवृत्ति। कौन मानी जाती है? ड्रेकाली। यहाँ पर प्रवर्तक कौन है? ड्रेकाली। प्रवर्तक से संबंधित में एक 5 मिनट की वो पूरी वीडियो है जिसमें 1 नंबर आपका वहां से कंप्लीट कर लो बिना बात के। तो 5 मिनट की टाइम लगेगा आपको। वो सारी विधियां एक साथ, लगभग 30-40 विधियां हैं, उनके सारे प्रवर्तक, उनके नाम सामने मैंने बताए हुए, वो आप उसे कंप्लीट कर लो। प्रवर्तक कौन है? ड्रेकाली विधि के। यह विधि मानसिक रोग से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए क्या मानी जाती है? उपयोगी मानी जाती है। किसके लिए? मानसिक रूप से अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब है उसके लिए कौन सी विधि है? ड्रेकाली विधि। इसमें क्या होता है? यह विधि 4 से 19 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें भाषा की शिक्षा सुबह दी जाती है और गीत संगीत की शिक्षा शाम को दी जाती है। यानी सुबह सुबह आपको भाषा का ज्ञान करवाया जाता है और शाम को गीत और संगीत की चीजें आपको शाम को करवाई जाती है ड्रेकाली विधि में। नेक्स्ट आती है अपनी डाल्टन विधि। लगभग अपनी 14 ऐसी शिक्षण विधियां जहां से महत्वपूर्ण आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए ये विधियां आपके लिए रहेगी। डाल्टन विधि, सबसे पहले प्रतिपादक। यहाँ पर डाल्टन कोई इसका प्रतिपादक नहीं है। डाल्टन नगर में रहने वाले थे पार्कहर्स्ट, और इसीलिए डाल्टन विधि का जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हेलन पार्कहर्स्ट, जो कि डाल्टन नगर कहाँ पर है? अमेरिका में।
तो डाल्टन विधि दी थी, ऑप्शन में आया था डाल्टन, पारखस्ट, तो अपन को वहां पर करना था नेक्स्ट पुराना पेपर है उसमें पारखस्ट भी दे दिया था, डाल्टन भी दे दिया था। लोग क्या सोचते हैं डाल्टन भी एक क्या है व्यक्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। डाल्टन क्या है, एक नगर है जिसके रहने वाले थे पारखस्ट, जो कि अमेरिका में पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनर घुमा सकता है तो अपन को घूमना नहीं है, अपन को क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है। इस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला को महत्व दिया जाता है। यह माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के लिए क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। बालक पूर्ण स्वतंत्र के साथ अध्ययन करता है। पाठ को कई इकाइयों में बांटा जाता है। बच्चे इस कार्य को एक दिन में पूरा करें या महीने में लगाए, यानी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। सप्ताह के कार्य असाइनमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असाइनमेंट कहलाते हैं। बात करें भाषा शिक्षण में, यानी भाषा शिक्षण में ठेका देते समय अध्यापक निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त छात्रों को देता है, जैसे पाठ के प्रकार के नाम हो गया, समस्या, लेखन कार्य, कंठस्थीकरण हो गया, सहायक पुस्तकें हो गया, विभागीय छूट इत्यादि, ये सारी चीजें इसमें की जाती है। यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया है डाल्टन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, तो यहाँ से निश्चित तौर पर नवीन शिक्षण विधियों से मुझे ऐसा लग रहा है 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इस विधि में गृह कार्य का झमेला नहीं होता है, होमवर्क यहाँ पर नहीं दिया जाता है, तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अब अपनी आती है दूरस्थ विधि। दूरस्थ विधि टेली एजुकेशन या पत्राचार या गृह अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन या मुक्त अध्ययन विधि। तो अपने इसका शानदार एग्जाम्पल है अपना कोटा एजुकेशन। कोटा यानी अपन कोटा वाला, वर्धमान वाला, वही क्या कहलाती है, अपनी दूरस्थ विधि कहलाती है। इसमें क्या होता है, इस विधि में अध्यापक के स्थान पर पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। दूरस्थ विधि में आपको क्या करेगा, अध्यापक से ज्यादा मेन मोटिव क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा। इस विधि में औपचारिक शिक्षण का क्या होगा, अभाव होता है। इसमें छात्र अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया नहीं होती है। यह विधि स्व अनुदेशन प्रणाली कहलाती है। इसमें प्रत्यक्ष शिक्षण नहीं होता है। इस विधि में विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार समय, योग्यता, गति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। यह विधि विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी, क्योंकि वहां पर अपन को टीचर पाठ्यक्रम के अनुसार अपन को उसकी तैयारी करने की होती है। यह विधि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। यह विधि शैक्षिक तकनीक के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। संविधान में वर्णित सभी को शिक्षा देने के अधिकार इस विधि का संभव हो पाया। यह विधि किसान, कामकाजी, महिलाएं, पुरुष, ग्रामीण, गरीब आदि विद्यार्थियों के लिए क्या है, उपयुक्त है। राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, राज्य मुक्त विद्यालय दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था का संबंधित है। तो आपको यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब आती है अपनी व्याख्यान विधि। अगर अपन हिंदी पढ़ रहे हैं उसमें अगर अपन व्याख्यान विधि नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है। बात करें अपन व्याख्यान विधि की, यह विधि सर्वाधिक प्राचीन विधि क्या है, सर्वाधिक प्राचीन विधि है। यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह विधि ज्ञान स्थानांतरण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अभी अपन जो विधि द्वारा पढ़ रहे हैं वह क्या है, व्याख्यान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, व्याख्यान। यह प्रयोग में सरल, क्रमबद्ध और कम परिश्रम वाली होती है। यह विधि अध्यापक यहाँ पर सक्रिय और बच्चा यहाँ पर निष्क्रिय होता है। इसमें समय, धन, श्रम की बचत कम होती है। बात करें आगे अपन भाषा शिक्षण में, इस विधि का प्रयोग आत्मकथा, जीवनी पढ़ने के लिए किया जाता है। यह विधि प्रजातांत्रिक भावना के विपरीत होती है। यह अमनोवैज्ञानिक विधि, जहां पर बच्चा सक्रिय नहीं है वो ऑटोमेटिकली वहां पर वो विधि क्या हो जाएगी, अमनोवैज्ञानिक हो जाएगी। अब अपने नवीन शिक्षण विधियों में लास्ट सबसे व्यतिरेकी विधि है, 14वीं है, जिसके अंतर्गत मातृभाषा सिखाई जाने वाली भाषा दोनों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस विधि में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों भाषाओं का व्याकरण वर्णनात्मक हो। यह किसके लिए, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ तक अपने शिक्षण विधियों का जो शिक्षण विधियां हैं टोटल, गद्य की, पद्य की, व्याकरण की, नवीन की, कोई भी शिक्षण विधि इसमें बाकी नहीं रही है। शिक्षण चुनौतियां और शिक्षण से संबंधित अपनी क्या है, एक पाठ्य पुस्तक है। इन दोनों के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। मुख्यतः जो आज अपन बात करेंगे वह पाठ्य पुस्तक और हिंदी भाषा शिक्षण में क्या क्या चुनौतियां आती है। यहाँ से भी निश्चित तौर पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अपन शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस दोनों टॉपिक को लेकर, जहाँ पर अपना ये दोनों अपना क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें पाठ्य पुस्तक क्या है, तो पाठ्य पुस्तकों के बारे में अपन चर्चा करें उससे पहले आपको ध्यान में रखना है जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक क्या है, इससे संबंधित
डायरेक्टली क्वेश्चन वैसे बनता बिल्कुल कम है, लेकिन अपन को सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है। यानी कि अगर एग्जामिनर बना भी दे तो अपने को उसका संबंधित आइडिया होना चाहिए किस प्रकार के। पहले अगर प्रश्न भी पूछा है तो अपन देखते हैं, एक वैज्ञानिक है, उनके नाम से पाठ्य पुस्तक का ये पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक प्राय अप्रौढ़ बालकों के लिए लिखी जाती है। पाठ्य पुस्तक क्या है? साध्य और साधन दोनों नहीं है। क्या है? पाठ्य पुस्तक केवल अपने लिए साधन नहीं। डायरेक्टली ऐसा प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से पाठ्य पुस्तक से संबंधित चीज वो नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, पाठ्य पुस्तक क्या है? केवल एक साधन मात्र है। क्या है? साधन मात्र है। पाठ्य पुस्तक की रचना क्रॉमिनियम ने की थी। तो लैंग्वेज से संबंधित पूरा को पूरा भाषा संबंधी प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक सलाहकार समिति का मानना है कि बिना पाठ्य पुस्तक के शिक्षा की व्यवस्था ठीक वैसे ही होगी जैसे बिना डेनमार्क के राजकुमार के हेमलेट। यानी अपने अध्यापक के लिए पाठ्य पुस्तक का कार्य क्या होता है? पाठ्य पुस्तक हमें वे एक साधन के रूप में हमारे शिक्षण के दौरान काम आती है। तो पाठ्य पुस्तक एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अपन को एक रास्ता दिखाती है पाठ्य पुस्तक। और बात करें अपन आगे इनमें परिभाषाओं की, तो फ्रोबेल महोदय ने भी इसमें संबंधित एक परिभाषा दी है। वो कौन सी है? फ्रोबेल के अनुसार कि पहले बच्चों को पढ़ना सीखना चाहिए। इन्होंने क्या बोला है? यानी कि बच्चा को क्या करना चाहिए? पढ़ना सीखना चाहिए। इसके साथ ही एक परिभाषा मैंने एग्जाम में आई हुई है, वो यहाँ पे आपके लिए संकलित की है जॉन कॉटन। यदि बालकों को पठनीय सामग्री दी जाए तो वह बालक उसे पढ़े और उसे पर चर्चा करे तो पढ़ने के कार्य में अधिकांश भाग संपन्न हो जाता है। यानी बच्चे के पास कोई न कोई यदि चीज है, उसके लिए एक रास्ते यानी मार्ग का कार्य करती है पाठ्य पुस्तकें। और कॉटन महोदय ये कहते हैं कि पाठ्य सामग्री उनको दे देते हैं और उस पर अगर बच्चा चर्चा कर रहा है तो पढ़ने का जो कार्य है वह अधिकांश में से आधा काम हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के महत्व के बारे में अपन अगर बात करें तो पाठ्य पुस्तक के कौन कौन से महत्व हैं, इनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो पाठ्य पुस्तक का मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? आत्मविश्वास में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और अध्यापन में एक सेतु का कार्य करता है। क्या करता है? सेतु का कार्य करता है। उचित मार्गदर्शन के रूप में हमारे सामने उपलब्ध होता है। ज्ञान के स्थायीकरण के लिए भी आवश्यक है हमारे लिए पाठ्य पुस्तक। स्वाध्याय के विकास के लिए सहायक है। ज्ञान के साथ मनोरंजन का कार्य भी काम करती है पाठ्य पुस्तक करती है। भाषा तत्वों का ज्ञान के लिए भी यह उपयोगी है। भाषाई कौशलों के विकास में क्या है? सहायक है। भाषाई कौशलों के विकास में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। शब्द भंडारण वृद्धि के लिए भी पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया जाता है। ज्ञान की सीमा को बढ़ाने के लिए क्या करा जाता है? पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। सत्य असत्य और शुभ अशुभ आदि विवेक जागृत करना हो तो भी अपने लिए पाठ्य पुस्तक है। डायरेक्टली इसमें ये सारे ऑप्शन है, उनमें से कुछ भी एक हटाकर या फिर इसका विपरीत देकर आपके सामने प्रश्न बन सकता है। बात करें पाठ्य पुस्तक के तत्व की, यहाँ से प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लिख लीजिए यहाँ पर, पाठ्य पुस्तक की रचना के तत्व कितने होते हैं? तो डायरेक्टली आपको ध्यान में रखने, कोई पाठ्य पुस्तक की रचना करनी है तो उसके मुख्य तत्व कितने होंगे? 2 तत्व होंगे। कितने तत्व होंगे? 2 तत्व होंगे। बात करें कौन कौन से? सबसे पहला है अपना आंतरिक तत्व और दूसरा है बाह्य तत्व। दूसरा क्या है? बाह्य तत्व। आंतरिक तत्व में क्या आ जाएगी अपनी, इसके बारे में अपन देखते हैं। आंतरिक तत्व क्या हो जाएगा? यदि किसी चीज की आंतरिक तत्व है उसमें शब्दावली, संक्षिप्तता, सहसंबंध, ये सारी चीजें उसके आंतरिक तत्व है। बात करें विशेष सामग्री की, तो विशेष सामग्री कैसी होनी चाहिए? किसी पाठ्य पुस्तक की रचना के दौरान उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिस मोटिव से उस चीज को बनाया है उसके लिए अनुकूल होनी चाहिए। कक्षा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। जिस कक्षा के लिए बनाया है वह पाठ्य सामग्री उस बच्चे के लिए अनुकूल होनी चाहिए। छात्रों की रुचि का भी उसमें ध्यान रखना चाहिए। समाज व राष्ट्र की आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए। वर्तमान में क्या हो रहा है? पर्यावरण संबंधित घटनाएं बहुत घट रही है, तो पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण से संबंधित सारी चीजें वहाँ पर अवेलेबल होगी। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए। बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बात करें अपन मौलिकता, दूसरी क्या है? ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं
वो क्या होता है, एक होता है मौलिकता, रचना मौलिक होनी चाहिए, यानी कि जो भी रचना हो रही है वो एक मौलिक रूप से होनी चाहिए। उपदेशात्मक होनी चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तक का उपदेश देने वाली होनी चाहिए। नैतिकता का भी उसमें भाव होना चाहिए। वर्तमान में नैतिकता के अभाव के कारण ही हमारे सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल रही है। तो नैतिकता को लिए भी होनी चाहिए, नीति संबंधित होनी चाहिए। उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक निर्माण की जा रही है उसकी भाषा प्रभावपूर्ण उचित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। बच्चों के गर्व व समाज में मिलती जुलती भाषा होनी चाहिए, यानी वर्तमान में जो भाषा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पर विशेष बल दिया जा रहा है। बात करें व्याख्या कैसी, व्याख्या अभ्यास गृह कार्य के प्रश्न होने चाहिए। आपने पाठ्य पुस्तक देखी है, इससे आपको आइडिया है कि किस प्रकार की होनी चाहिए, लेकिन उसको लैंग्वेज के रूप में किस प्रकार प्रश्न बन सकता है, तो इस टॉपिक को अपन छोड़ नहीं सकते। विविधता, यानी रचना रूपों में विविधता, रचनाकारी विविधता होनी चाहिए। बात करें बाह्य तत्व कौन सा होना चाहिए, बाह्य तत्व, आंतरिक तत्व की अपन ने बात कर ली किस प्रकार होना चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, अभ्यास कार्य होना चाहिए, लेकिन बाह्य तत्व का भी अपन को उसमें ध्यान होना चाहिए। जैसे नाम अच्छा होना चाहिए, जो भी पाठ्य पुस्तक अपन देख रहे हैं उसका नाम अच्छा होना चाहिए, जैसे आरोह, अंतरा, सुषमा, अंतरा, ज्ञानदीप, ये सारी किताबों के जो नाम होते हैं उनके नाम भी अट्रैक्टिव होने चाहिए। मुख्य प्रश्न रंगीन व आकर्षक होना चाहिए। आकार कैसा होना चाहिए, न तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए न छोटा होना चाहिए, यानी मध्यम आकार का होना चाहिए। बात करें मुद्रण की, यानी कि छपाई कैसी होनी है, जितनी छोटी कक्षा उतने बड़े फ्रंट होने चाहिए। आपने बुक देखी होगी छोटे बच्चों की, उसमें बड़े बड़े अक्षर लिखे होते हैं। सामान्य पाठ्य पुस्तक के लिए 12 फ्रंट वाली किताब का प्रयोग में ली जानी चाहिए। इसमें प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है लैंग्वेज से संबंधित अगर प्रश्न बना देता है तो अपने गलत नहीं होना चाहिए। बात करें कागज कैसा उपयोग होना चाहिए, स्तरीय कागज का उपयोग में लेना चाहिए जो जल्दी फटे नहीं, और साजिल्द मतलब उसकी जो बाइंडिंग की जाती है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बात करें मूल्य कितना होना चाहिए, वर्तमान में तो सब बुक्स का मूल्य इतना होता है कि बच्चा खरीद नहीं पाता, लेकिन मूल्य क्या होना चाहिए, कम मूल्य यानी कम लागत वाली होनी चाहिए, ताकि सभी बच्चों पर आसानी से वह पहुंच सके। अनुक्रमणता क्या होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक के अंत में होनी चाहिए। और विषय सूची जो पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में होती है, और सारांश होना चाहिए। अभ्यास के लिए प्रश्न होने चाहिए, अभ्यासों के प्रश्न ठीक पहले होने चाहिए। ये सारी चीज़ें के पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए भी उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए। बात करें अपन ने पाठ्य पुस्तक की बात कर ली है, अब अपन हिंदी भाषा में शिक्षण चुनौतियों का भी टॉपिक, क्योंकि छोटे हैं दोनों टॉपिक एक साथ ही इसमें अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हो जाएगा अपना शिक्षण सहायक सामग्री से हो जाएगा, वो पूरा लेंथी है, तो इसमें अपन दोनों देख लेते हैं हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ क्या है। तो चुनौतियाँ सबसे पहले विविधता युक्त छात्र के अध्ययन में चुनौती। प्रत्येक बालक क्या होता है अलग अलग योग्यताओं के साथ हमारे सामने आता है, तो एक टीचर के सामने क्या चुनौती हो जाएगी, सारी विविधता युक्त छात्रों के अध्ययन की चुनौती है। यानी कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, सामान्य बालक है, मंद बुद्धि बालक है, उनको एक साथ पढ़ाना है क्या हमारे लिए एक चैलेंजेबल हो जाता है, कठिन कार्य होता है, और इसका समाधान क्या हो जाएगा, टोली या दल शिक्षण द्वारा अपन उस चीज़ को समाधान कर सकते हैं। तो अपने सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो आती है सभी अलग प्रकार के बच्चे हैं, उनको एक ही कक्षा में आपको एक ही शिक्षक द्वारा पढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आती है। फिर आती है रुचि संबंधी चुनौतियाँ। प्रत्येक विद्यार्थी भिन्न रुचि वाला होता है, एक भी बच्चा सेम रुचि नहीं होती, सबकी अलग होती है। कोई कहानी सुनना पसंद कर रहा है, कोई कविता, कोई गद्य पद्य, और कोई व्याकरण पढ़ना चाहता है। तो इन सबको एक साथ समावेशी गुण के द्वारा अपन को उसको समझाना होता है। तो सबकी रुचि अलग है विद्यार्थियों की, तो उनको किस प्रकार पढ़ाना है जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो और बेहतर अपना बेस्ट प्रदर्शन अपन कर पाए, तो वो होता है रुचि संबंधी चुनौतियाँ। बात करें संतुष्टि का अभाव, प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षण द्वारा क्या होता है संतुष्ट नहीं होता है, तो उसके लिए भी अपने लिए एक चुनौती हो जाती है। वातावरण संबंधी चुनौती, यानी उचित वातावरण या अभाव। जैसे वर्तमान में अपन देखें अधिकतर कक्षा रूम में जैसे ही बारिश का मौसम आता है और छत टपकने लग जाती है, यानी वातावरण आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आपके सामने एक चुनौती आती है कि आप किस प्रकार इसी व्यवस्थाओं में चुनौतियों में अपने शिक्षण कार्य को करते हो, तो ये भी अपने वातावरण संबंधी चुनौतियाँ हैं।
उच्चारण संबंधी चुनौतियाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आता है, उच्चारण संबंधी चुनौतियाँ कौन सी आती है। सबसे पहले बात करें क्षेत्रीय प्रभाव की। अलग अलग क्षेत्रों में विद्यार्थी एक ही वर्ण एक ही शब्द को अलग अलग उच्चारण करता है। जैसे कि अपन देखते हैं स को कहीं पर अपन ह पढ़ता है, च को स पढ़ता है, तो ये क्या हमारे सामने एक उच्चारण संबंधी दूत है। बात करें मुख प्रयत्न लाघव, यानी बड़े वाक्यों को सुविधापूर्वक बोलने हेतु वाक्यों को छोटा कर दिया जाता है। जैसे गजसियापुर को गच्चीपुर बोल दिया, किरमसरिया को किरमिया बोल दिया, उसने को उसने बोल दिया। ये क्या होता है, यानी कोई चीज़ सेंटेंस बड़ा है उसको छोटा करने के लिए क्या बोल दिया जाता है, उसमें रूढ़ बन जाता है। तो वो मुख और प्रयत्न लाघव संबंधी क्या होती है, अपने सामने चुनौती होती है। बात करें वर्ण विपर्य। वर्ण विपर्य यानी विद्यार्थियों द्वारा वर्ण बदल कर बोला जाता है। जैसे मतलब को मतलब मतबल, आदमी को आमदी, अमल को अलम। इस प्रकार वर्ण विपर्य यानी वर्ण का चेंज कर देता है बालक, ये भी अपने सामने एक चुनौती। अब इसकी समाधान कैसे करेंगे, तो समाधान के लिए अपने क्या है, अक्षरी खंड विधि का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्टली प्रश्न आता है क्षेत्रीय प्रभाव या वर्ण विपर्य को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करोगे, अक्षरी खंड विधि। जैसे सरस्वती, सरस्वती, अम्लान, अम्लान, सत्य, यानी खंड बीच में से आप उसको क्या करोगे, तोड़कर बोलना सिखाओगे। जैसे सत्य, सत्य, तो रोक कर वो बोल रहा है खंड, विद्यालय, विद्यालय। इस प्रकार अपन उसका समाधान करेंगे। बात करें शुद्ध वर्तनी लेखन संबंधी, तो सशक्तिकरण को, ये लेखन संबंधी बारात को बारात, इनको बार बार अभ्यास कराकर अपन इनको दूर कर सकते हैं। तो ये भी अपने सामने चुनौती होती है। तो विद्यार्थियों को लेखन संबंधी नियमों की जानकारी दी जाए, अन्य विषयों को अध्यापक द्वारा भी शुद्ध वर्तनी का प्रोत्साहन किया जाए। अब बात करें हिंदी भाषा शिक्षण में विधियों संबंधी चुनौती अपने सामने क्या आती है, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, नवीन, सरस, काल केंद्रीय शिक्षण विधियों का अभाव। यानी ये सारी चीज़ें क्या शिक्षण विधियों से संबंधित क्या चुनौतियाँ, एक बेहतर विधि अपने सामने न होना। बात करें छात्रों में विभिन्न विकलांगता संबंधी, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न हर एग्जाम में, कोई भी पेपर उठा कर देख लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सब में ये पेपर में अपन को प्रश्न मिलता है। बात करें डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में क्या होगा, पढ़ने संबंधी विकार होगा। और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया गणित संबंधित, और डिस्प्रेसिया मतलब पठन, लेखन, गणित, तीनों प्रकार की चीज़ों में वो क्या है, अक्षम है। तो ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप जहाँ पर भी पढ़े कर रहे हो वहाँ पर आप इन चारों को लिख लो। इसके अलावा भी है जो अपन साइको में देखेंगे। और विद्यालय स्तर पर कैसे इनका प्रयास करना चाहिए, इस तरह अनुकाल दल बनाकर शिक्षण करवाना चाहिए। हिंदी वाद विवाद ऐसी निबंध प्रतियोगिता को आयोजन करना चाहिए। तर्क वितर्क संबंधी विकास करना चाहिए। बात करें हिंदी साहित्य की जयंती मनाना, व्यक्तित्व कृतियाँ, जन्म हो गया, माता पिता, गुरु, शिक्षा, ये रचनाएं, इनकी जयंती मनाकर अपन उसके में प्रोत्साहित कर सकते हैं। हिंदी पाठ पुस्तकों को प्रदर्शनी लगवाना, हिंदी साहित्यकार के चित्रों की प्रदर्शनी लगवाना, हिंदी नाटक व फिल्म दिखाना, हिंदी गीतों को सुनाना, अंतराक्षरी का आयोजन करना, हिंदी की नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। बात करें अपन पाठ्य पुस्तक और चुनौतियों से संबंधित हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। या फिर कौन से भी एग्जाम में मान लो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, चाहे आपके हिंदी में देख लो, संस्कृत में देख लो, गणित, पर्यावरण, जो भी लैंग्वेज का अपन कुछ भी लेते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। शिक्षण अधिगम सामग्री से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रहने वाला है। इससे पहले अपन ने शिक्षण अधिगम सामग्री से की एक मैंने क्लास भी उस पर अपलोड कर दी है, लेकिन यहाँ पर अपन जो अपना सीरीज चल रही है हैंड रिटन नोट्स की, उसको अपन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हमारे आज के इस शानदार सेशन की, और जिसमें अपन देख रहे हैं अधिगम, शिक्षण अधिगम सामग्री। आखिरकार शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, जो टीचर होता है वह अपने शिक्षण को प्रभावी या फिर रुचिपूर्ण करने के लिए जिन भी साधन का उपयोग करता है वह कहलाती है अपनी शिक्षण अधिगम सामग्री। क्या कहलाती है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। अब बात करें यहाँ पर अपन हैंड रिटन नोट्स, यदि आपको PDF नहीं मिली है तो आप लिंक में जाकर सबसे पहले क्या हो जाइए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसे या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, तो क्या होता है एक बार PDF डालते हैं तो वो अपन आप बाद में अगर आप ऐड होते हैं तो वो आपको नहीं मिल पाती, लेकिन एक बार में ये सारा पूरा सेशन हो जाएगा, उसको एक बार वापस अपलोड कर लूँगी। साथ ही यदि आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाते हो तो वहाँ पर क्या है, ओल्ड PDF भी आपको अवेलेबल मिल जाती है। तो आपको दोनों ही ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और ये PDF आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ना कोई इस पर कोई चार्ज है, कुछ नहीं है। आपको ये PDF अगर अच्छी लगती है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसे डाउनलोड कीजिए। अगर आप
डिजिटली इसे नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री की। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। अतः वह साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति व अर्थात विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होते हैं, वे सहायक साधन या शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाते हैं। मेन चीज क्या होती है, अपनी जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका जो मेन मोटिव क्या क्या है यहाँ पर अपने सामने आ रहा है। सबसे पहले आ रही है अपने रुचि उत्पन्न करना, दूसरा आ रहा है आपके यहाँ पर पॉइंट स्थायी ज्ञान बनाना, और शिक्षण कार्य करते समय जिन साधनों का प्रयोग कर रहा है वह साधन क्या कहला रहे हैं, उसकी यहाँ पर सहायता कर रहा है उसकी उद्देश्य पूर्ति में, यानी उसने जो सबसे पहले अपने विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए थे उनको पूर्ति में क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। और वही क्या कहलाती है, अपनी शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। और शिक्षण अधिगम सामग्री का एक नाम और अपन को देखने को मिलता है यहाँ पर, श्रव्य दृश्य सामग्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन ने शिक्षण अधिगम सामग्री आखिर होती क्या है उसको अपन ने यहाँ पर देख लिया। अब अपन आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण को रुचिपूर्ण, स्थायी व प्रभावी बनाने के लिए कार्य करती है। मेन अगर प्रश्न आ जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री आपके लिए क्या उपयोगी है कि निम्न में से कौन सा उपयोग नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले तो ये रुचिकर बनाएगी, स्थायी बनाएगी और प्रभावी बनाएगी। बात करें यहाँ पर इसका जो लक्ष्य क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री आखिर क्यों उपयोग में लानी चाहिए, अपने प्रत्यय व विषय को स्पष्टता लाना है। यदि आप जैसे सौर मंडल पढ़ा रहे हो, तो उससे संबंधित आप अगर शिक्षण सहायक सामग्री आप यूज करते हो तो बच्चे का ज्ञान क्या होगा, वो उसको ध्यान से देखेगा तो वो उसमें क्या होगी, उसकी रुचि उत्पन्न होगी, उसे जो सीखा हुआ ज्ञान क्या हो जाएगा, उसके लिए स्थायी हो जाएगा। और साथ ही आपका जो शिक्षण है वह बहुत ही अलग दिखेगा, यानी प्रभावी दिखेगा। तो बात करें अपन यहाँ पर एक चीनी कहावत पर प्रसिद्ध है कि जिसे बाद में मौर्य मॉन्टेसरी ने भी आगे बढ़ाया, कहा जो मैं सुनता हूँ वह मैं क्या करता हूँ, भूल सकता हूँ, जो मैं देखता हूँ वह क्या कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, परंतु जो मैं कर लेता हूँ यानी कोई चीज डूइंग यानी करके कोई चीज करते हैं तो वो क्या है, वो कभी भूल नहीं सकते। तो ये चीनी कहावत है, अपने शिक्षण में भी आप दोहरान करें। केवल आप ये नहीं केवल इस क्लास को सुने तो आप क्या करोगे, भूल सकते हो। आपको एक टाइम के लिए जरूर याद हो जाएगा लेकिन बाद में आप उसे भूल सकते हो। लेकिन अगर आप उसे देखते हो तो याद रख सकते हो, नो डाउट। लेकिन आप अगर नोट्स खुद हाथ से बनाओगे या फिर उस चीज को करोगे तो आप उसे कम भूलोगे। तो बात करें यहाँ पर, द थिंग विच आई हियर आई मे फॉरगेट, the thing which I see I may remember, but the thing which I do I cannot forget। तो ये चीनी कहावत है जिसे मौर्य मॉन्टेसरी ने आगे बढ़ाया था। अब बात करें माध्यमिक शिक्षा आयोग की भी इससे संबंधित क्या है, तो अपन बात कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी इसी को अपन मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। 1952 या 53 इसका माना जाता है वर्ष। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग को स्पष्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना क्या होगा, अति आवश्यक है। सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। यहाँ पर कीवर्ड पकड़िए, माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहता है कि शैक्षिक क्रांति लाने के लिए आपको क्या होगा, सहायक सामग्री का उपयोग करना जरूरी है। बात करें अपन आगे यहाँ पर, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रतिभाशाली व मंद दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। प्रश्न आ जाए शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोग में आती है प्रतिभाशाली, मंद या फिर सब, तो बात करें अधिगम जो सामग्री है वो मंद बच्चों के लिए भी उपयोगी है और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी उपयोगी है। इससे प्रतिभाशाली बालकों के में चिंतन में गति होगी, स्पष्टता आएगी कोई भी चीज, और यदि मंद बुद्धि बालकों में सूक्ष्म प्रत्यय, सूत्रों, सिद्धांतों आदि को समझने के लिए क्या हो जाएगी, उनकी क्षमता का विकास होगा। यानी दोनों के लिए ये क्या है, बेनिफिशियल है। बात करें यहाँ पर सूक्ष्म अधिगम, यहाँ पर अपन ने जो बात कर ली है कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों क्या होती है, इसका उपयोग क्यों होता है, क्यों हमें कहाँ पर लागू होती है। अब जहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना है वो यहाँ से अपना मेन शुरू होता है जो सेशन है, शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण कैसे किया गया। बात करें सबसे पहला जो वर्गीकरण है अपन देखते हैं इंद्रियों के आधार पर। अपन डायरेक्टली पढ़ लेते हैं श्रव्य सामग्री कौन सी होती है, दृश्य कौन सी है, श्रव्य दृश्य कौन सी होती है, रट लेते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस पे डायरेक्टली आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री जैसे टॉपिक में भी बच्चों को क्या हो रही है, उलझन हो रही है और वो क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। तो अपन को पूरा डिटेल से किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है। इंद्रियों के आधार पर यानी 3 भागों में बांटा है, डायरेक्टली ऐसे पूछ ले इंद्रियों के आधार पर, वहां पर
अपन सोचते सोचते थक जाएंगे आखिर क्या है इंद्रियों के आधार पर। तो आपको ध्यान में रखना है जो श्रव्य दृश्य आप अपने देख रहे हो, सुन रहे हो, देख कर सुन रहे हो, यही अपनी क्या है इंद्रियों के आधार पर बांटा है। तो सबसे पहले आती है अपनी इंद्रियों के आधार पर, कौन सी आती है, इंद्रियों के आधार पर। तो इंद्रियों के आधार पर सबसे पहले आती है श्रव्य सामग्री। और श्रव्य सामग्री वह सामग्री जहाँ जिस सामग्री से अपन सुन पा रहे, केवल केवल सुन पा रहे हैं, वो हो जाएगी अपनी श्रव्य सामग्री। और केवल यदि अपन किसी सामग्री को देख पा रहे हैं, यानी कि उसको सुन नहीं पा रहे, केवल देख पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी दृश्य सामग्री। और सुन और देख दोनों पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी श्रव्य दृश्य सामग्री होगी। इससे संबंधित डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सिनेमा निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है। एक कोई भी सामग्री दे देगा तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कंफ्यूज हो जाएगा। डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है श्रव्य सामग्री। आपने रेडियो बिल्कुल सुना है तो वो हो जाएगा अपना रेडियो। टेप रिकॉर्डर ये भी अपने सुनने की श्रव्य सामग्री है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखिए ये दोनों, लिंगवा फोन और ग्रामोफोन, ये दोनों भी क्या है श्रव्य सामग्री है। आपने इसको देखा नहीं है, लेकिन लिंगवा फोन और ग्रामोफोन ये भाषा प्रयोगशाला में इसे उपयोग में लिया जाता है। इनका उपयोग क्या है पूरा वो बाद में अपन इनको एक एक डिटेल से देखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है श्रव्य सामग्री में लिंगवा फोन और ग्रामोफोन ये नया नाम हो सकता है। एक बात करें सीडी प्लेयर, ये भी अपना श्रव्य में आएगा। लेरिंगोस्कोप, काइमोग्राफ, कृत्रिम तालु, नैनोग्राफ, इंद्रीग्राफ, ये अलग अगर नाम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। बात करें श्रव्य सामग्री, सैमपट आपने देखा हुआ है, चित्र आपने देखा हुआ है, मानचित्र, मॉडल, ग्राफ, फ्नेलल बोर्ड, बोर्ड सारे इसी में आ जाएंगे अपने। बुलेटिन बोर्ड, यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड हो गया। बुलेटिन बोर्ड सोचते हैं अपने दिमाग में आ जाता है कि यार बुलेटिन बोर्ड श्रव्य दृश्य में जाएगा या फिर कहाँ जाएगा बुलेटिन मतलब, लेकिन बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जो सूचना बोर्ड होता है वही बुलेटिन बोर्ड है। फ्लैश कार्ड हो गया। पाठ्य पुस्तक कहाँ जाएगी, अपनी दृश्य सामग्री में जाएगी। मात्रा खिड़की ये सारे अपनी दृश्य सामग्री में जाएगी। अब बात करें श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है, जिसे अपन देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो टेलीविजन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेट, कंप्यूटर, सिनेमा। अब यहाँ पर आप पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लिखिए वृत्त चित्र, यानी लघु फिल्म जो होती है। वृत्त चित्र कहाँ है कि अपन चित्र सोच के अपन डायरेक्टली ये कर देते हैं कि यार ये तो दृश्य होगा, ऐसा नहीं है। लघु फिल्म को क्या करते हैं, वृत्त चित्र कहते हैं। नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए, नाटक को अपन देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। डीवीडी, यहाँ पर देखो सीडी प्लेयर तो कहाँ जाएगा, श्रव्य में जाएगा, लेकिन डीवीडी क्या है, डिजिटल, यानी अपन उसको देख रहे हैं, डिस्प्ले। बात करें चलचित्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है, चलचित्र भी किस में आएगा, अपना श्रव्य दृश्य में। तो यहाँ से आप मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखिए इंद्रियों वाले में कौन कौन से किस में आते हैं, आपस में डिस्कस कर अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब बात करें यहाँ पर टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सॉफ्टवेयर जिसे अपन छू सकते हैं ये वाले होते हैं, हार्डवेयर जिसे अपन खाली देख सकते हैं, ऐसा कठोर उपागम भी कहते हैं इसे, माध्यम, विधा, मृदु उपागम। अब बात करें यहाँ पर सॉफ्टवेयर में, चित्र हो गया, पुस्तकें हो गई, नोट्स हो गए। सॉफ्ट कॉपी अपने नहीं आती है, जैसे ये आपके जैसे पीडीएफ है, ये अगर आपको अवेलेबल करवाते हैं, अगर आपको इसको निकाल कर आप नोट्स में अगर पेज पर हार्ड कॉपी के रूप में आपको सामने आ जाती है, तो वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर। बात करें हार्डवेयर क्या होता है, कठोर उपागम में आता है, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये सारे हार्डवेयर से संबंधित है। बात करें अपन नेक्स्ट क्या, प्रक्षेपण के आधार पर, यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया था, प्रक्षेपण अप्रक्षेपी सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कौन सी है। तो आपको प्रक्षेप का अर्थ क्या है, किसी चीज को आरोपित करना। जहां पर आरोपित करके कोई चीज आपको सामने आ रही है, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक होती है प्रक्षेपी सामग्री और एक होती है अप्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी में स्लाइड्स हो गए, फिल्म स्ट्रिप हो गई, पारदर्शिकाएं हो गई, ये सारी क्या हो जाएगी, प्रक्षेपी। बात करें अप्रक्षेपी सामग्री, जिसमें चित्र, मॉडल, चार्ट, मानचित्र आदि, ये सारी क्या हो जाएगी, प्रक्षेपण के आधार पर अपन ने यहाँ पर देख लिए प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। बात करें नेक्स्ट एनसीईआरटी के आधार पर कौन कौन सी है, तो एनसीईआरटी की भी अपन को देखना जरूरी है, कॉन्सेप्ट प्रश्न हो सकता है। पहला आता है ग्राफिक सामग्री, ग्राफिक यानी ग्राफ से संबंधित, जैसे चित्र हो गया, कार्टून हो गया, कॉमिक्स हो गया, ये सारे ग्राफिक से संबंधित है। प्रदर्शन सामग्री, डिस्प्ले, अपने सामने कोई चीज प्रकट है तो कौन सी है, एक तो सामपट, बुलेटिन बोर्ड, फ्नेलन बोर्ड, ये सारी चीजें। और त्रिआयामी यानी वो अपने सामने एक वस्तु के समान अपन को कोई दिख रही है, 3D में, जैसे अपना हो गया मॉडल, कोई वास्तविक चीज लाकर आपको समझा दी, वो हो गई उसकी सामग्री। अब श्रव्य सामग्री कौन सी होगी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, ग्रामोफोन, हिंदी से संबंधित ये सारी है, तो आप देख ले, ध्यान रखें। अब बात करें यहाँ पर प्रक्षेपी, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, पारदर्शिकाएं, ये सारी हो जाएगी। और बात करें प्रक्रिया सामग्री में कौन सी होगी, किसी प्रक्रिया सम्मिलित हो रही है, यानी अभिनय, वृत्त चित्र हो गया, ब्रह्मण हो गया, ये सारी एनसीईआरटी द्वारा बेस्ट शिक्षण सहायक सामग्री है।
बात अपन यदि शिक्षण सहायक सामग्री की बात कर रहे हैं और यदि अपन वहाँ पर एडगर डेल की बात नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अपने नाइंसाफी हो जाएगी। तो यहाँ से एडगर डेल से निश्चित तौर पर प्रश्न आने की संभावना रहती है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो। बात करें शिक्षण अधिगम सामग्री, तो सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया था किसने, एडगर डेल ने। और ये कहाँ के थे, तो अमेरिका के। और ये क्या थे, शिक्षा शास्त्री थे। तो डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है, सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किसने किया, तो एडगर डेल द्वारा किया गया। बात करें इन्होंने क्या दिया था, एडगर ने क्या दिया था, एक शंकु की आकृति में, किसकी आकृति में, शंकु की आकृति में सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया। और उसी से प्रश्न आते हैं कि इन्होंने शीर्ष पे क्या रखा, आधार पे क्या रखा, ये पूरी डिटेल से इसमें आता है। एडगर डेल का एक मैंने वीडियो भी यहाँ पर बना रखा है, उसको भी यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप जाकर जरूर देखें। बात करें यहाँ पर उन्होंने शंकु को, उसका नाम क्या दिया था, उसका नाम दिया था अनुभव शंकु। और इन्होंने शीर्ष यानी इस प्रकार का एक शंकु बनाया, उनमें शिक्षण सहायक सामग्री को अलग अलग स्थान पर क्या रखा, इन सबको इनकी प्रभावशीलता के क्रम को, जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें, इनकी प्रभावशीलता क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर अपन देखें, केवल अपन बात करें सबसे ज़्यादा जो आधार है, प्रत्यक्ष अनुभव सबसे हाई, यानी इसकी प्रभावशीलता जितनी, यानी इसका आधार है या ज़्यादा है, यानी प्रत्यक्ष कोई भी चीज़ यदि बालक अनुभव कर रहा है तो उसकी प्रभावशीलता क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव सबसे नीचे रखा। उसके बाद इन्होंने कोई भी चीज़ रखी, प्रक्षेपण, क्या रखा, प्रक्षेपण। उसके बाद प्रदर्शन रखा, फिर अंतिम में रखा प्रस्तुतिकरण। अब इनके अंदर कौन कौन है, सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुभव कहाँ करेगा बच्चा, यदि वो सिनेमा देखता है, वृत्त चित्र देखता है, या फिर अपन वो बच्चा जाकर भ्रमण करता है, तो वो होता है उसका प्रत्यक्ष अनुभव। प्रक्षेपण में क्या है, कोई भी चीज आरोपित की जा रही हो, आरोपित की जा रही है यानी प्रक्षेपित सामग्री आ गई, जिसमें क्या हो जाएगी, सभी प्रकार के प्रोजेक्ट यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगी। और प्रदर्शन यानी आपके सामने कोई प्रस्तुत की जा रही है, वो होती है आपका प्रदर्शन। इसमें आ जाएगी अपना शामपट हो गया, चित्र हो गया, मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, मानचित्र हो गया, ये सारी प्रदर्शन सामग्री। और प्रस्तुतिकरण यानी अपन जो चीज प्रस्तुत कर रहे हैं केवल वो शब्द के रूप में शीर्ष पे, जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़े यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में इसमें शामिल होता है। एडगर डेल की अपन ने अनुभव शंकु को भी देख लिया। यदि आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो इसका पूरा एक वीडियो मैंने वहां पर अपलोड कर रखा है शिक्षण विधियों के अंतर्गत। अब यहाँ पर अपन बात करें एडगर डेल के अनुभव शंकु के अंतर्गत, प्रभावशीलता का जो क्रम है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने पर घटता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहेगा, यानी कि सिनेमा हो गया, भ्रमण हो गया, यहाँ पर उसका जो ज्ञान है वो स्थायी यहाँ पर ज़्यादा है, यानी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कौन से जगह पर कौन सा, यहाँ पर अनुभव शंकु के अनुसार उन्होंने एडगर डेल ने रखा है। आपके दिमाग में है तो लैंग्वेज में कितना भी घुमाएगा लेकिन आप उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बात करें यहाँ पर अपन एक एक शिक्षण सामग्री को अपन डिटेल से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं शामपट की। जो यहाँ से प्रश्न अपन देखते हैं, शामपट क्या है, एक अपने सामने दृश्य सामग्री है, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक का परम मित्र किसे माना जाता है, तो शामपट माना जाता है, और एक परंपरागत साधन है। यदि कोई क्लासरूम है, यदि उसमें अगर शामपट नहीं है तो वह हमें क्या लगता है, क्लासरूम ही नहीं लगता है। तो क्लासरूम में शामपट का अध्यापक के लिए एक परम मित्र माना जाता है। और बात करें यहाँ पर अवधारणा किसने दी थी शामपट की, तो विलियम जेम्स ने अवधारणा दी थी। शामपट का जो आकार होता है वो कौन सा होता है, आयताकार होता है। शामपट में भी अपन दो तीन प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले शामपट का जो प्रकार है जिसमें लोहे का, लकड़ी का, कांच का, सीमेंट का आदि ये सारे प्रकार में आ जाते हैं। छात्र अध्यापक द्वारा लपेट फलक, ये जो अपन बीएड या एसटीसी करते हैं उसमें एक रोलर होता है जैसे लपेट फलक कहते हैं, उसका भी शामपट का उपयोग किया जाता है जहाँ पर अगर शामपट नहीं है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखकर कीजिए, शामपट व अध्यापक के जो मध्य का जो कोण होता है, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया था पूर्व में, 45 डिग्री का कोण होना उपयुक्त माना गया है। यानी शामपट है और यदि अध्यापक यहाँ पर शिक्षण कार्य करवा रहा है तो छात्र शामपट और अध्यापक के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, 45 डिग्री का होगा, तो वो बेहतर बच्चों पर भी ध्यान दे पाएगा और अपने शामपट पे जो सामग्री पढ़ा रहा है, जो शिक्षण करवा रहा है, उसका बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। यहाँ पर एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से एक आता है, उसको भी अपन देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कौन सी योजना के तहत, 7वीं पंचवर्षीय योजना, वर्तमान में तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है, लेकिन ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस में आया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में आएगा। और 1986 की जो शिक्षा नीति शुरू की गई थी उसमें ये इसका उपयोग किया गया था। अब बात करें यहाँ पर, राजस्थान सरकार अपने विद्यालयों में ग्रीन बोर्ड का प्रयोग कर रही है। वर्तमान में जो बोर्ड लग रहे हैं वो कौन से होते हैं, ग्रीन बोर्ड यूज किया जा रहा है। शामपट पर सफेद रंग
की चौक अत्यंत प्रभावशाली होती है, ये बिल्कुल आपने भी पढ़ाई की है, आपको भी ध्यान है। शामपट में ऊपर से नीचे की ओर साफ किया जाता है, यानी जो अब डस्टर का यूज किया जाता है उसको भी प्रश्न पूछ लिया था कि इसको कैसे साफ करें जिससे कम से कम उसका जो चौक की मिट्टी है वो डस्ट अपने ऊपर न गिरे। तो वह होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि डस्ट नीचे गिर जाए। तो शामपट के बारे में आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट, सहायक सामग्री, वास्तविक पदार्थ। और वास्तविक पदार्थ या प्रत्यक्ष वस्तु यदि बालक के सामने प्रस्तुत कर जाती है तो वह एक सर्वाधिक प्रयोग प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में अपने सामने आती है। शिक्षण सामग्रियों में प्रथम महत्व, यानी आपको पूछे निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आप ये कार्य कर रहे हैं तो कौन सी सबसे प्रमुखता पर रखोगे, तो आपको ध्यान में रखना है वास्तविक जो प्रत्यक्ष सामग्री है, वास्तविक पदार्थ है, उससे बढ़िया सीखेगा इससे। और सेकंड पे आता है उसका मॉडल, यानी उसका प्रतिमान। बात करें नेक्स्ट शिक्षण सामग्री, प्रतिमान। इसका और क्या क्या नाम है, इसको मॉडल कह दो, प्रतिमान कह दो, या प्रतिदर्श कह दो, या नमूना कह दो। जब वास्तविक पदार्थ उपलब्ध न हो या जब वास्तविक पदार्थ दिखा ना सकते, उसकी मॉडल या मूल प्रतिकृति स्पष्ट करनी है। जैसे कि अपन को हाथी दिखाना है, वहाँ पे प्रत्यक्ष स्कूल में हाथी तो लाओगे नहीं, इसका मॉडल आप दिखा दोगे। इस प्रकार जहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है वो चीज़ मैं कोशिश करनी है उसको प्रत्यक्ष उपलब्ध करवाएं, लेकिन अगर नहीं हो पा रही है कोई कंडीशन है तो अपन उसका मॉडल भी प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर मॉडल की, मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, तो मॉडल दो प्रकार के होते हैं, एक तो गतिशील मॉडल, एक अगतिशील मॉडल। गतिशील में क्या होगा, चलयमान होगा, वह चलती काट के मॉडल हो गए, स्थिर काट का मॉडल हो गया, एक फिक्स हो गया। बात करें भाषा में मुख्य व्यूह का मॉडल बनाकर वर्णों के उच्चारण संबंधी शिक्षा दी जा सकती है। अब नेक्स्ट आता है अपना चार्ट, चित्र चार्ट क्या हो गया, एक एक शिक्षण सहायक सामग्री आपके सभी शिक्षण विधियों में काम आ जाएगा। चित्र हो गया, चार्ट हो गया, चित्रों में चार्टों द्वारा शिक्षण देना, काल विभाजन का शिक्षण अधिक प्रभावी माना जाता है। रेखा चित्र, शामपट पर रेखा चित्र बनाकर शिक्षण देना हो गया। मानचित्र, मानचित्र आपको ध्यान में ये हिंदी भाषा क्षेत्रों की जानकारी देने में, भारत में हिंदी के किन किन राज्यों की राजभाषाएं आदि जानकारी देने में क्या होता है, मानचित्र। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट शिक्षण सहायक सामग्री आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट, सीतावाद्य, प्रश्न आ जाता है सीतावाद्य और अपनी हवा उड़ जाती है, अपन सोचने लगते थे ये कौन सा वाद्य यंत्र पूछ लिया गया, तो लिंगवा फोन का ही दूसरा नाम है सीतावाद्य यंत्र। और सीतावाद्य यंत्र श्रव्य सामग्री होती है भाषा में उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए। डायरेक्टली प्रश्न आता है लिंगवा फोन श्रव्य सामग्री, जो अपन को पता है वो तो प्रश्न में ही दे देता है। लिंगवा फोन श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में से, तो अपन को अगर इसका जो कहाँ यूज की जाती है तो भाषा के उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था जो भाषा प्रयोगशाला होती है वहाँ पर लिंगवा फोन ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि श्रव्य सामग्री कौन सी है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, कौन सी सबसे प्रभावी है, एडगर डेल के अनुसार उसको कहाँ पर रखा गया है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो लिंगवा फोन श्रव्य सामग्री होगी। नेक्स्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, ग्रामोफोन, चूड़ी बाजा, ये देखो नेक्स्ट नाम हो गया, ये तो शायद मुझे भी नहीं पता था, चूड़ी बाजा, यानी ये भी श्रव्य साधन है और गीत संगीत की शिक्षा देने के लिए डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है। ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है भाषा संबंधी उच्चारण अशुद्धियों को दूर करने के लिए, गीत व संगीत की शिक्षा देने के लिए। लास्ट में दे देगा उपयुक्त सभी, अपन कर देते हैं उपयुक्त सभी, लेकिन नहीं है। ग्रामोफोन का विशेष तौर पे जो उपयोग किया जाता है वह गीत संगीत की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अपन ने 8 शिक्षण सहायक सामग्रियाँ देख लिए। अब इनको एक एक प्रोजेक्टर को भी अपन देख ही लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर से भी निश्चित तौर पर प्रश्न आते हैं। प्रक्षेपण यंत्र, इसको हिंदी में अपन को उलझा सकता है, प्रोजेक्टर न देकर प्रक्षेपण यंत्र देती है। ये अपने लिए क्या है, एक श्रव्य सामग्री है। ये एक प्रक्षेपण यंत्र, एक छोटे चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। कोई एक मानचित्र है उसको बड़ा कर क्लास में दिखाना है तो प्रोजेक्टर के माध्यम से वो क्या होता है, उसमें वो अपन को बड़ा करके दिख जाता है। बात करें इनके प्रयोग के समय कमरे में अंधेरा होना चाहिए। सभी प्रकार के प्रोजेक्टर में बल्ब, कांच, लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अपन एक एक प्रोजेक्टर की बात भी कर लेते हैं, अगर डिटेल से इतना देख ही रहे हैं तो सबसे पहले प्रोजेक्टर देखते हैं डायस्कोप। डायस्कोप में देखते हैं प्रक्षेपण यंत्र, बिल्कुल सही बात है। दृश्य सामग्री, इसको क्या कहते हैं, मैजिक लैंटर्न या जादुई लालटेन भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारे वर्ड, या तो आप कहीं नोट्स में लिख लीजिए या फिर इसे PDF में आप प्राप्त कर लीजिए। मैजिक लैंटर्न या फिर जादुई लालटेन, प्रोजेक्टर की दुनिया का पहला प्रोजेक्टर जो होता है जादुई लालटेन, इसीलिए ये नाम आ रहा है। डायस्कोप सबसे पहला प्रोजेक्टर माना जाता है अपना यहाँ का। पारदर्शी प्रोजेक्टर है। मैजिक लैंटर्न की सहायता से कांच की पारदर्शी स्लाइड पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। सर्वप्रथम इन स्लाइडों को साबुन से धोकर जिलेटिन को घोलकर उबालकर सूखा लिया जाता है, इस पर चित्र बना लिया जाता है। ये जो डायस्कोप, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको यूट्यूब पे डालो डायस्कोप और अपने आंखों से उस चीज़ को देखो तो उसका आइडिया लग जाएगा हाँ भाई ये चीज़ कैसे कार्य करती है, और वो आपका ज्ञान भी स्थायी हो जाएगा।
इसके उपयोग के लिए कमरे में अंधेरा होना चाहिए, बल्ब, लेंस और कांच, ये तीनों उपयोग होता है। दूसरा जो अपना प्रोजेक्टर अपने सामने आ रहा है, एपिस्कोप। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि अपने पास समय बिल्कुल कम है। पूरे इस सेशन को, शिक्षण वीडियो को शायद 2 यूनिट अपनी सारी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। एपिस्कोप भी क्या है, अपन सेकंड इसका देख रहे हैं, प्रोजेक्टर का प्रक्षेपण यंत्र जिसमें दृश्य सामग्री है। ये अपारदर्शी प्रोजेक्टर है। इस प्रक्षेपण द्वारा चित्रों, सूक्ष्म जीवों, छोटे पदार्थों और लिखित सामग्री को बिना किसी माध्यम से सीधे ही प्रक्षेपित किया जा रहा था। वहां पे तो क्या हो रहा है, जिलेटिन को गोल करना, सूखा करना, सारा धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ प्रोजेक्टर में। अब धीरे ये नेक्स्ट आइए अपना, आगे जैसे जैसे वर्जन आते हैं वैसे वैसे इसमें आगे से आगे इसमें आते रहते हैं। एपिडाइस्कोप, इसमें क्या होता है, प्रक्षेपण यंत्र है। दृश्य सामग्री, यह पारदर्शी अपारदर्शी दोनों प्रकार के, कैसे हैं, दोनों हैं। इस प्रक्षेपण यंत्र के माध्यम से कांच की पारदर्शी स्लाइडों के बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित करने के अलावा सीधे ही किसी सूक्ष्म पदार्थ या जीव या पुस्तक पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है। यानी आपके एक पुस्तक में कोई चित्र है, उस चित्र को वहां पर दिखाना है तो डायरेक्टली आप उस पुस्तक को ही वहां पर प्रोजेक्टर में सेट कर सकते हो और उसका बड़ा वहां पर दिख जाता है। तो ये धीरे धीरे इसमें सुधार होते गए और प्रोजेक्टर अपने आप में बेहतरीन बना गए। एक आता है अपना ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP, डायरेक्ट आता है। ऐसा प्रश्न आ जाता है, सिरों परि प्रक्षेपण यंत्र। अपन सोचेंगे ये पता नहीं क्या है, ये क्या है, OHP, यानी इसका नाम क्या है, अपने अपने सिर के ऊपर से वो लाइट सीधी आगे प्रोजेक्टर पर गिरती है, इसलिए इसको कह दिया सिरों परि प्रक्षेपण यंत्र। इस यंत्र के माध्यम से प्लास्टिक की सीटों पर बने चित्रों को बड़ा कर प्रक्षेपित किया जाता है। प्लास्टिक की ये सीटें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंशिया कहलाती है। अब बात करें यहाँ पर LCD डिस्प्ले, ये सारी बात कर लेते हैं। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर होता है। और DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, तो ये है कंप्यूटर व इंटरनेट से शिक्षा देने के लिए मुख्यतः LCD और DLP प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों अत्याधुनिक प्रोजेक्टर है। वर्तमान में जो यूज होते हैं वो LCD और DLP यूज होता है। अब यहाँ पर अपन बात करें नेक्स्ट शिक्षण सहायक सामग्री की, और फिल्म स्ट्रिप या चित्र पट्टिकाएं, तो ये अपनी क्या है, दृश्य सामग्री है और इनकी साइज 3.5 mm की होनी चाहिए। इसमें स्थिर चित्र होते हैं, सेल्यूलोज एसिटेंट से बनाई जाती है। यहाँ से प्रश्न आपको वो जो मैंने बताया है उससे संबंधित है, बाद में अपन PYQ लगाएंगे लास्ट में, तो इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से सीधा प्रश्न आता है, इन दोनों में अंतर आता है, फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड क्या है, दोनों दृश्य सामग्री है, दृश्य सामग्री, लेकिन फ्लैनल बोर्ड का कार्य क्या होता है, यहाँ पर ये खादी बोर्ड भी होता है, प्रदर्शन सामग्री, और कक्षा के भीतर जो लगाया जाता है वो कहलाता है फ्लैनल बोर्ड। जबकि बुलेटिन बोर्ड किसी सूचना को करना है, जैसे कि अभी वार्षिक उत्सव मनाने वाले हैं तो उसकी सूचना अपन कहाँ लगाएंगे, बुलेटिन बोर्ड पे लगाएंगे। दृश्य सामग्री, सूचना बोर्ड, प्रदर्शन सामग्री, और ये कक्षा से बाहर ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर सभी विद्यार्थियों की क्या पड़े, नजर पड़े। यहाँ पर अपन फ्लैनल बोर्ड, दोनों का अंतर अपन ने देख लिया, इनको डिटेल से थोड़ा सा अपन यहाँ पे और देख लेते हैं। फ्लैनल बोर्ड में खादी के मोटे कपड़े व चित्र विषय वस्तु से संबंधित सामग्री चिपका दी जाती है। अध्यापक शिक्षण करवाते समय इन चित्रों, विषय वस्तु का प्रयोग करते हुए अध्ययन करवाता है। यानी कोई भी चित्र चिपकाना है या कुछ भी करना है तो वहां पर अपन फ्लैनल बोर्ड का यूज करेंगे, और कोई सूचना देनी है तो वहां पर अपन कौन सा कर लेंगे, बुलेटिन बोर्ड। यह खादी व मोटे रेशमी कपड़े से बना होता है। इस पर विद्यालय संबंधी सूचनाएं, शिक्षक और छात्र की अभिव्यक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। नो डाउट यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होते होंगे। अब अपना आता है रेडियो। रेडियो कौन सी सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, हिंदी में इसको आकाशवाणी कहते हैं। एक रेखीय साधन है, सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा पहुंच वाला साधन है। भारत में 96% लोगों तक अगर कोई चीज पहुंचानी है तो वो अपन किसके द्वारा पहुंचाते हैं, रेडियो के द्वारा। इसके जो आविष्कारक कौन है, मार्कोनी है। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा प्रसारण किया जाता है। गांधी जी ने रेडियो के महत्व को देखते हुए इसे अद्भुत शक्ति का, क्या कहा, अद्भुत शक्ति कह दिया इसको। अब बात करें टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर आपको पता ही है, श्रव्य सामग्री है, किसी संवाद को शिक्षण में बालक को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग में की जाती है। टेलीविजन कौन है, आविष्कार JL बेयर्ड है, श्रव्य दृश्य सामग्री है। क्षेत्र भ्रमण आपको पता ही है, प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। सरस्वती यात्राएं हो गई, क्रियाकर सामग्री होगी, विद्यार्थियों में रोचकता आती है, सामाजिकता की भावना का विकास होता है। तो क्षेत्र भ्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम सामग्री में माना जाता है। अब बात करें सीताराम चतुर्वेदी की। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने सीताराम चतुर्वेदी की भाषा की जो परिभाषा बताई थी उसमें कौन सा कीवर्ड बताया था, तो कमेंट करिए ये कीवर्ड। यदि आपने वो सेशन देखा है, नहीं देखा है तो जाकर एक बार देखें उसको, भाषा का मैंने बताया था। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तालिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट,
खड़िया के टुकड़े यानी चौक। महत्व है, ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। कितनी बड़ी बात बोल दी है सीताराम चतुर्वेदी ने, यानी शामपट और चौक एक टीचर की क्या है, पहचान है अपनी। यहाँ पर अपन ने देख लिया है शिक्षण अधिगम सामग्री से अपना ये सेशन पूरा कंप्लीट होता है। निदान परीक्षण या उपचार परीक्षण, सबसे पहले प्रश्न यही आता है, निदान पहले होता है या फिर उपचार पहले होता है। तो आपको ध्यान में रखना है निदान मतलब क्या होता है। निदान यानी किसी की भी समस्या का अपन अगर कारण का यदि पता लगा रहे, जैसे आप शिक्षण विधियों में कोई समस्या हो रही है आपको और वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो सबसे पहले कारण पता लगाओगे कि आखिर समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण रह रहा है, तो वो कहलाता है अपना निदान। इसके बाद आप करोगे उस निदान को दूर करने के लिए, उसके बाद में किया जाएगा उपचार। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हो सीधे तो डायरेक्ट आपका उपचार करना शुरू नहीं कर देता, सबसे पहले वो पता लगाता है कि आखिर समस्या क्या हो रही है। तो वो कठिनाइयों का जो पता लगाना होता है वह कहलाता है हमारा निदानात्मक परीक्षण। डायरेक्टली प्रश्न बने हुए हैं निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। आजकल तो पूरा लैंग्वेज से संबंधित होता है, पूरी सिचुएशन दे देते हैं और पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाएगा। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना, निदान परीक्षण कब होता है, किसी भी बालक में यदि समस्या है, यदि कोई बालक लेट आ रहा है तो उससे पहले अपन उसकी कठिनाइयों का कारण का पता लगाएंगे कि आखिर ये बच्चा लेट क्यों आ रहा है, क्या कारण रह रहे हैं कि बच्चा विद्यालय में लेट आ रहा है। ये किसी भी प्रकार का परीक्षण हो सकता है, उसका शिक्षा में हो सकता है, उसका दैनिक जीवन में हो सकता है, परीक्षण किसी भी चीज़ में हो सकता है, निदान हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना निदानात्मक परीक्षण कब किया जाएगा, जब अपन उसको समस्या का अगर पता लगाना तब अपन करेंगे उसका निदानात्मक परीक्षण। यदि अपन ने निदानात्मक परीक्षण यदि सफल रूप से किया है तो ही आप उस चीज़ का क्या कर सकते होगे, उपचारात्मक शिक्षण कर पाओगे। जैसे कोई बालक है 4 को ऐसे लिख रहा है उल्टा, यदि वो 4 को कैसे लिख रहा है, उल्टा, तो उसका कारण अपन को पता लगेगा, हाँ क्या किस वजह से लिख रहा है, क्या कारण है, उसके समझने में हो रही है समस्या या फिर उसकी प्रकृति को नहीं समझ पा रहा है। तो आपने पहले क्या लगाया, इसका निदान किया, बाद में आपने उपचार करोगे। क्या करोगे, उसको पास में बैठ के समझाओगे कि हाँ भाई 4 ऐसे लिखते हैं, हाथ से पकड़ कर लिखाओगे या फिर उसे अभ्यास के लिए ऐसे इसके ऊपर अपन को गोटने के लिए दे दोगे। इस प्रकार क्या होगा, आप क्या करोगे, उपचार। तो निदान और उपचार निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना क्या कहलाता है, हमारा निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। बात करें इन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करने में को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए आप निदान और उपचार वाला। आप जब शिक्षक बन जाओगे तब भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। अतः कहा जा सकता है कि निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू, यानी निदान होगा व्यवस्थित तो ही क्या होगा, उपचार होगा, और निदान नहीं होगा तो उपचार, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है। निदान कर लिया केवल आपने और फिर यदि आपने उपचार नहीं किया तो आपके उस निदान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो क्या हो जाता है, ये दोनों क्या है, एक ही चीज के परीक्षण के दो पहलू है हमारे सामने। अब निदान किस किस विधियों से कराएंगे अपन, वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं निदानात्मक परीक्षण की कौन कौन सी विधि है। सबसे पहले है निरीक्षण विधि। कौन सी विधि, निरीक्षण विधि। इसमें विद्यार्थियों का निरीक्षण किया जाता है, अर्थात उसको दिन भर के कार्यों तथा उसके साथियों के राहत रहना पता लगाकर उसके पिछड़ेपन का पता लगाया जाता है। यानी बच्चा अगर किसी चीज़ में पिछड़ रहा है तो सबसे पहले निरीक्षण, यानी अपन देख कर पता लगा लेते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, किस वजह से वो चीज़ें पिछड़ रहा है, किसी चीज़ या किसी विषय वस्तु में या फिर खेल में, किसी में भी अगर पिछड़ रहा है तो सबसे पहली विधि अपन ने क्या देखी है, निरीक्षण, यानी जो सर्वाधिक उपयोग में आती है। निरीक्षण देख के ही अपन पता लगा लेते हैं, वह कहलाती है निरीक्षण। बात करें नेक्स्ट, एक होता है संचित अभिलेख। इसमें विद्यार्थी की पूर्व कक्षाओं की अंक तालिकाओं को देखा जाता है तथा उसके स्तर को मापा जाता है। यानी संचित अभिलेख क्या होता है, विद्यालय में एक पोर्टफोलियो या फिर ऐसे नाम का अभिलेख होता है जिसके अंदर सारी बच्चे की जो बच्चा का होता है, जो कि शुरुआत से लेकर अंत तक वो सारा रिकॉर्ड होता है, उसी को कहते हैं संचित अभिलेख। और इससे अपन उसको आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चा पूर्व में तो यहाँ तक सही था। एक वीडियो आया है जिसमें अपन ने देखा था, काफ़ी मैंने भी उसको बहुत ही अच्छे से समझा था कि उसमें क्या होता है कि एक टीचर है, एक बच्चे से क्या करती है, घृणा करती है। क्या करती है, घृणा करती है। और कारण क्या है घृणा करने का, कि वो बच्चा क्या है, समझता नहीं है, उसका ध्यान कहीं का कहीं रहता है, तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। क्या नहीं करती है, बिल्कुल टीचर उसे पसंद नहीं करती है। जब उसे पता लगता है दूसरे टीचर उसे ये क्या होता है, टीचर अपने विद्यालय में नया आता है, क्योंकि उस बच्चे की परिस्थिति के बारे में वो टीचर नहीं जानती है, तो ये टीचर उसे क्या करती है, नापसंद करती है। लेकिन बाद में अगर उसने इसकी पूरी खोजबीन की आखिर ऐसा क्या हुआ, तो बाद में टीचरों से पता चला कि पूर्व में उस बच्चे का क्या होता है, अच्छा रिकॉर्ड रहता है, अच्छे नंबर लाता है, प्रथम रहता है, लेकिन उसी वर्ष उसकी माता की क्या हो जाती है, किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है।
और वह बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे पिछड़ना प्रारंभ कर देता है। तो उस संचित अभिलेख की या फिर उसके आसपास निरीक्षण कर टीचर आपस में उसको पता लगाया कि हाँ बच्चा ये पिछड़ रहा है। यही कारण है निदान का, किस प्रकार अपन पता लगाते हैं। ये वीडियो मेरे को बहुत ही शानदार अच्छी लगी थी। बात करें परीक्षा व परीक्षण, और परीक्षा के द्वारा परीक्षा कैसी होती है, लिखित हो सकती है या फिर मौखिक हो सकती है, दोनों लिखित मौखिक ये दोनों परीक्षाएं के द्वारा भी अपन बच्चे के पिछड़ेपन का कारण पता लगा सकते हैं। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, कक्षा में कोई बच्चा अगर पिछड़ रहा है तो सबसे मेन मंद बुद्धि की क्या हो सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है। और मंद बुद्धि में क्या है, इन बालकों में स्मरण शक्ति का, प्रतिभा शक्ति का अभाव होना, यानी बच्चा यदि मंद बुद्धि है, उसके दिमाग में इतनी बुद्धि ही नहीं है कि आप जो समझा रहे हो वो उसको याद कर सके, तो वो बच्चा पिछड़ता है धीरे धीरे। और इसका उपचार कैसे करोगे आप, दल शिक्षण द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के बालकों को हमेशा सहानुभूति रखनी चाहिए। तो कक्षा में पिछड़नेपन के कारण डायरेक्टली पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से बच्चा किस कारण पिछड़ा है, तो क्या क्या कारण है, तो आपको ध्यान में रखना। एक पॉइंट आपका है मंद बुद्धि भी हो सकता है। बात करें नेक्स्ट, किसी कारणवश अगर वह अस्वस्थ हो जाता है, यानी कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो भी वह क्या करता है, पिछड़ जाता है। विद्यार्थी लगातार बीमार रहता है या वह किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उसके पिछड़नेपन का कारण हो सकता है सिर दर्द, पेट दर्द, ये सारी चीज़ें हो सकती है। उपचार कैसे करेंगे, अभिभावकों से मिलकर अस्वस्थता का कारण बताकर उसका उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अपना शारीरिक दोष। शारीरिक दोष, अगर अपन क्लास में एक अपनी आवाज़, जैसे कोई बच्चा है वो बिल्कुल कम सुनाई देता है, तो वो अपन जो समझा रहे हैं वो सुन नहीं पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके शारीरिक दोष से संबंधित हो जाएगा। तो जैसे इसके अंतर्गत क्या हो गया, कोई बच्चा ऊंचा सुनता है तो अपन को क्या करना है, उसको आगे बिठाना है। दृष्टि कम है तो उसका इलाज करवाना है। हकलाता है, तुतलाता है, ये सारे क्या है, पिछड़ेपन के शारीरिक रूप से दोष हैं उसके। और एक होती है स्वाभाविकगत दोष। इसमें क्या होता है, कोई बच्चा क्रोधी है, चंचल है, सुस्त है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। बात करें नेक्स्ट, एक होता है त्रुटिपन अध्यापन के कारण। अध्यापक द्वारा त्रुटिपूर्ण अध्यापन करवाया गया, जिसमें अध्यापक नीरस होकर गुस्सा, क्रोध, गलत बताता है, शिक्षण विधियों का उपयोग न कर सहायक सामग्रियों का प्रयोग नहीं करता, तो बच्चा क्या होता है, अपन अभी तक अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को पूछेंगे कौन सी टीचर आपको अच्छा पढ़ाती है, कौन सी बेकार पढ़ाती है, कौन सी क्या पढ़ाती है, वो कुछ ना कुछ उसमें से किसी न किसी एक ऐसे टीचर का नाम जरूर लेंगे जो उनके साथ क्या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता हो, यानी उनकी बात को यदि कोई बच्चा टीचर समझ रहा है तो उनके प्रति उनका अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो हो जाता है उसमें त्रुटिपूर्ण अध्यापन। यानी अध्यापक का भी दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों को व्यवस्थित पढ़ाए। बात करें अध्यापक का स्वाध्याय करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए उसको खुद को पढ़ने के लिए। शांत वातावरण, सरलता से पढ़ाना चाहिए। शिक्षण विद्यार्थियों का सामग्रियों का प्रयोग करके हुए न्यू इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपने शिक्षण व्यवस्था में। आजकल शिक्षण करवाना कोई आम बात नहीं हो गया है। बात करें दूषित वातावरण का, बर्ड के अनुसार 8% जो विद्यालय में दूषित वातावरण के कारण ही क्या करते हैं, पिछड़ते हैं। घर 12% विद्यार्थी घर के दूषित वातावरण, यानी कि वातावरण सबसे मेन भूमिका निभाता है अपने शिक्षण के दौरान, तो आपको ध्यान में रखना है, बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाना है। बात करें हीन भावना, माता पिता का स्नेह न मिलना, गरीबी के कारण, शिक्षक का कठोर व्यवहार, बुरी संगत, कुरूपता के कारण, उपहास के कारण, यानी उस बच्चे में यदि हीन भावना आ जाती है तो वो अपने ऑटोमेटिकली क्या करता है, पिछड़ जाता है शिक्षण के दौरान। तो इसका उपचार क्या करना है, अपन को सहानुभूति रखनी है। बात करें नेक्स्ट, बात करें दूराभ्यास। दूराभ्यास मतलब गा गा कर पढ़ाना हो गया, हर बात में नाचना, असावधानी पूर्वक कार्य करना है दूराभ्यास। विद्यार्थियों को अकेले से मिलकर समझाना, ये सारी चीजें क्या होगी, इससे संबंधित होगी। अब बात करें उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण, समीपता का सिद्धांत, इसमें अध्यापक एवं छात्रों के मध्य क्या होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए। बात करें नेक्स्ट, योजना। उपचार करेंगे तो उसमें सबसे पहले योजना अपने सामने होनी चाहिए, किस प्रकार अपन उस बच्चे का क्या करेंगे, उपचार करेंगे। बात करें व्यापकता का सिद्धांत, अध्यापक की सोच हमेशा व्यापक सकारात्मक होनी चाहिए। इसमें दूसरी अपना अगला नेक्स्ट आता है रुचि का सिद्धांत। क्या आता है, रुचि का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बच्चों की रुचि का भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, विद्यार्थियों को समय समय पर मोटिवेट करना, यानी फीडबैक करना। यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो उसको तुरंत आप फीडबैक दो और अच्छा कार्य किया, तो ये क्या होता है, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत कार्य करता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसमें विद्यार्थी और अध्यापक को हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। बात करें नेक्स्ट,
सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का सिद्धांत। विद्यार्थियों को पहले सरल सूत्र और बाद में कठिन शिक्षण सूत्र अध्यापन करवाना चाहिए। अपन ने यहाँ पर निदानात्मक और उपचारात्मक, निदानात्मक को समझा है, उपचारात्मक को समझा है, उपचारात्मक के कौन कौन से सिद्धांत है और निदान किस विधियों से किया जाएगा वो भी अपन ने देख लिया। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से है। देखो पहला क्वेश्चन है अपना, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करेगी? समस्या के कारणों को सही पहचानना, यानी निदान। अगर अपन उपचार कर रहे हैं तो उसमें कारण सही होंगे तो ही अपन क्या कर पाएंगे? उपचार कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य क्या है? छात्रों का ध्यान व उनकी त्रुटि की ओर खींचना, यानी बच्चों में क्या कमी रह गई उनका ओर खींचना ही क्या है? अपना उपचारात्मक शिक्षण है। हिंदी के विद्यार्थियों की कमजोरी पहचानने का तरीका निदानात्मक परीक्षण है। ये प्रश्न आए हुए हैं सारे। चौथा प्रश्न देखिए अपन, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्या होती है? निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न करने की स्थिति में इसका क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात करें अपन पांचवा क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण कैसे वातावरण में संपन्न करना चाहिए? जहाँ पर आत्मीयता का व्यवहार हो, तनाव रहित वातावरण हो, वहाँ पर अपन उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? ये किस पर डिपेंड होता है? उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट, हिंदी शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? तो ये डायरेक्टली नेक्स्ट जो लास्ट रीड हुई थी उसमें प्रश्न आया था, अनुदेशात्मक कार्य है। तो निदान और उपचार को अपन ने अभी तक देख लिया। जो अपन नेक्स्ट सेशन देखेंगे, अपन नेक्स्ट देखेंगे इसमें एक विधि और अपनी रह गई है, उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। धन्वात्मक विधि, इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माइकल सेमर माने जाते हैं। 1535 ईस्वी सन है इनका। इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए किया जाता है। यह विधि उच्चारण कौशल के विकास के लिए उपयोगी मानी जाती है। हिंदी में इसका प्रयोग न के बराबर होता है, क्योंकि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसमें ही जैसा लिखते हैं वैसा ही बोले, यानी ध्वनि संबंधी विधि अपनी यहाँ पर इंग्लिश में यूज होती है, हमारी हिंदी में क्यों नहीं होती? क्योंकि अपन जैसा बोलते हैं वैसा ही क्या लिखते हैं, तो उसमें त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। हिंदी अपनी एक वैज्ञानिक भाषा है, और जबकि इंग्लिश में अपन को वर्ड बोलते कुछ है, लिखते कुछ है, पता नहीं। अब जो अपन नेक्स्ट जो सेशन देखेंगे भाषाई दक्षता के बारे में, अपन उसको कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा सेशन इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सपोर्ट करना जरूर। थैंक यू सो मच।